सो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स पर यानी 0 और 1 डिजिट पर चलता है, और उसका एक यूनिट अगर मेमोरी किसी इंफॉर्मेशन का एक यूनिट अगर मैं ला रहा हूं दैट इज बिट, तो या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा, वो दोनों टाइम पर एक नहीं होगा। सो आपके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर है तो आपके पास बहुत सारे जीरोज एंड वंस हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन को अगर आपको प्रोसेस करना है, लाइक एग्जांपल लिया था मैंने, एक बायोमोलिक्यूल है, उसके मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बन रहे हैं, हर कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का कुछ रिजल्ट आ रहा है, उसको आपको प्रोसेस करना है। सो आपका सुपर कंप्यूटर लेवल पर भी जाके आप ब्लॉक हो जाएंगे। या फिर मैंने एक एग्जांपल और दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड लार्ज लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हंग्री ऑफ डाटा, उसको डाटा चाहिए खाने को। क्यों? क्योंकि उसको और इंटेलिजेंट बनना है, उसको, वो एक छोटा बच्चा है, जैसा कि एक छोटा बच्चा होता है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, ज़्यादा अच्छी डाइट देनी होती है, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी बड़ा होना है। ठीक है, सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिटिल बेबी, अब उसको ह्यूमन के बराबर इंटेलिजेंस और इवन सुपर इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं टू सप्रेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो उसको बहुत जल्दी तेजी से ग्रो करना है। सो वो हंग्री ऑफ डाटा है और उसको वो सारा डाटा प्रोसेस करना है। और अगर हम डिजिटल कंप्यूटिंग के थ्रू वो डाटा उसको प्रोसेस करवाते हैं, सो इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ, इट विल रिक्वायर वेरी लार्ज प्रोसेसर्स, यानी बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स आपको चाहिए। और वो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स, तो सुपर कंप्यूटर्स की एक चैलेंज क्या है सुपर कंप्यूटिंग फील्ड में, दैट आपका जो सुपर कंप्यूटर्स जहां आपने स्टैब्लिश किए हैं, आपका छोटा सा कंप्यूटर है वो भी हीट निकाल रहा है। सो आपको एसी चाहिए होता है ना अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए अपने छोटे कंप्यूटर्स को, है ना, डेस्कटॉप को एंड लैपटॉप्स को। तो जो सुपर कंप्यूटर्स जहाँ होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ कूलिंग सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लगते हैं। एक तो सुपर कंप्यूटर खुद इलेक्ट्रिसिटी खा रहा है, एंड देन फिर उनको ठंडा रखने के लिए आपको कूलिंग सॉल्यूशंस चाहिए, हैवी एयर कंडीशनर, सेंट्रल एयर कंडीशनर सिस्टम्स चाहिए। तो जहाँ सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पर कूलिंग में भी एनर्जी जाती है और कंप्यूटिंग में भी एनर्जी जाती है। सो यहाँ पर अब हम एक नए दुनिया को देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की दुनिया, ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पर नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि आप एनर्जी कंजप्शन को कम करो। सो हमने अपने नॉर्मल बल्ब्स को एलईडी में कन्वर्ट कर दिया, सब चीज़ें लो एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम आएगी कि सुपर कंप्यूटर्स, एक उनकी कंप्यूटिंग कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इस जो मॉडर्न एरा टेक्नोलॉजीज़ को हैंडल करें, और दूसरा ये कि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि हम फिर ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम ग्रो करते हैं टेक्नोलॉजी को तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएंगे, और अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हैं तो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रुक जाएगा। और स्पेशली अगर कंटेक्स्ट देखें हम इंडिया का, तो इंडिया एक ट्रॉपिकल जोन में है, यहाँ पर हीट ऑलरेडी है। तो इंडिया में फिर ये जो मॉडर्न एरा टेक्नोलॉजी है, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी रुक जाएगी, क्योंकि अगर हमें कूलिंग पे इतना एनर्जी वेस्ट किया तो हमें भी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो हम 2 डायमेंशनल कंप्यूटिंग स्पेस से शिफ्ट करना चाहते हैं मल्टी डायमेंशनल कंप्यूटिंग स्पेस, और वो हमें कहाँ मिल रहा है? क्वांटम टेक्नोलॉजी में। क्यों? क्योंकि श्रोडिंजर्स कैट थी, उसकी अगर मैं इनिशियल वैल्यू की बात करूं, ठीक है, श्रोडिंजर्स कैट थी, अगर मैं एक मोमेंट पे अगर मैं उसकी वैल्यू की बात करूं तो कितनी वैल्यू है उसकी? या तो वो डेड है या तो वो अलाइव है। डेड एंड अलाइव पॉसिबिलिटी है उसके अंदर। सो अगर मैं किसी मोमेंट पे उसकी सुपरपोजिशन वैल्यू की बात करूं तो वो 0 या 1 ना होकर के 0-1 का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। ये चीज इमेजिन कर पा रहे हैं? एंड दिस कैपेसिटी ऑफ हैविंग वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन ए क्वांटम बिट, वहां जो इंफॉर्मेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम क्या कह रहे हैं? बिट। और यहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज क्वांटम बिट। तो क्वांटम बिट हैव वैल्यू 0 और 1 और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, and this characteristic or this feature of a quantum bit is called superposition। ठीक है, सुपरपोजिशन। तो इस तरीके से आपको क्या हुआ? एक मल्टी डायमेंशनल, ये 0 मान लेता हूं डेड एंड अलाइव को 1 मान लेता हूं। इमेजिन कीजिए इससे भी ज्यादा वैल्यूज हो सकती है, जस्ट हम 3 वैल्यूज अचीव कर पा रहे हैं, 0, 1 एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1
तो अब आपके पास 2 डायमेंशनल कंप्यूटिंग स्पेस की जगह क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल कंप्यूटिंग स्पेस हो गया। इसका बेनिफिट क्या है, वी कैन कैरी ऑन मल्टीपल कैलकुलेशन ऑफ वेरियस इक्वेशन एट द सेम टाइम। वहां पर आप एक टाइम में एक ही इक्वेशन को चला सकते हैं, एक ही वैल्यू की कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, 0 या 1 की। लेकिन यहां पर आप क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिदम में एक से ज्यादा, यानी इस केस में 3 वैल्यूज को एक साथ पैरेलली, 3 केसेस को एक साथ पैरेलली कंप्यूट कर सकते हैं एंड देन फिर फाइनल एक रिजल्ट आएगा। वो कैसे आएगा, हम क्वांटम इंटरफेरेंस में समझेंगे। सुपरपोजिशन समझ में आ गया। सो एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। समझे, कभी सुना है, नहीं सुना है? देखिएगा क्वांटम एंटेंगलमेंट कैसे होता है। यहां पर अब आपको क्वांटम कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट भी मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा आपको रियल लाइफ में। आप देखें क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है, तो यहां पर क्वांटम एंटेंगलमेंट से आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी कर पा रहे हैं, कैसे हो रही है वो देखेंगे, एंड कम्युनिकेशन भी देखेंगे। देखिए श्रोडिंजर कैट है एक, ठीक है। अगर मैं एक और कैट ले लेता हूं और उसे भी ऐसे ही बॉक्स में बंद कर देता हूं, ठीक है, इसे भी मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है एक पॉइजन के साथ। अब क्या बात करते हैं, ये कैट डेड हो सकती है, अलाइव हो सकती है, ठीक है। इसके साथ क्या कॉम्बिनेशन इस कैट का बन सकता है, डेड या अलाइव, ठीक है। ये डेड है, ये भी डेड है, ये अलाइव है, ये भी अलाइव है, ये डेड है, ये अलाइव है, और ये अलाइव है, ये डेड है। अब ये 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट को मैं पहले डिफाइन कर देता हूं आपके सामने कि अगर 2 क्वांटम बिट्स इंटेंगलमेंट सिचुएशन में है, सो अगर एक क्वांटम बिट की वैल्यू कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे क्वांटम बिट की भी कुछ वैल्यू होगी, अकॉर्डिंगली होगी, रैंडमली नहीं होगी। आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। यानी अगर x की कुछ वैल्यू है तो y की एक फिक्स वैल्यू होगी ही, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमेशा 2 ही होगी। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 1 होगी। मतलब x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा y का वैल्यू। सपोज एक इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल्स टू 2y। अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा 4। x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा 6। क्यों, x और y इंटेंगलमेंट की कंडीशन में है, इंटेंगलमेंट की कंडीशन में है। इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, इंटेंगल्ड रिलेशनशिप है। x का वैल्यू के अकॉर्डिंग y का वैल्यू है। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, अगर मैं आपको सिर्फ x का वैल्यू बताऊं तो आप अपने आप y का वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको y का वैल्यू बता दूं तो आप अपने आप x का वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटेंगलमेंट। यानी आप एक क्वांटम बिट यानी 2 क्वांटम बिट अगर इंटेंगलमेंट की कंडीशन में है तो एक क्वांटम बिट की वैल्यू में अगर आप कुछ चेंज लाते हैं तो दूसरी क्वांटम बिट का बॉक्स खोले बिना आप बता सकते हैं कि वो क्या होगा। इतना इमेजिन कर पा रहे हैं। अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि 2 क्वांटम बिट जो इंटेंगलमेंट में है उनकी वैल्यू सेम कभी नहीं होगी। तो ये 2 केस खत्म। अब 2 केस बचते हैं, डी ए डी, डेड अलाइव, अलाइव डेड। तो अब मैंने इस वाले कैट का बॉक्स खोला और मुझे ये मरी हुई मिली, तो इसके बॉक्स को खोले बिना आप बता सकते हैं, ठीक है। सो अब अगर मैं मैनिपुलेट करना चाहूं क्वांटम बिट्स को, तो अगर मैं कैट ए को, कैट इसको बी नाम दे देता हूं, अगर मैं कैट ए को मार देता हूं तो मैं कैट बी की वैल्यू डिसाइड कर सकता हूं, है ना। कैसे, मुझे चाहिए कैट ए, कैट बी जिंदा चाहिए मुझे, तो मैं ए को मार दूंगा। मुझे कैट बी जिंदा चाहिए तो मैं कैट ए को कैसे भी करके जिंदा रखूंगा, बॉक्स खोल के पॉइजन को निकाल दूंगा। यानी ए की वैल्यू को अगर मैं डिसाइड कर देता हूं तो बी की वैल्यू अपने आप मैनिपुलेट हो जाएगी
और b की वैल्यू को अगर मैं डिसाइड कर देता हूं तो a की वैल्यू अपने आप मैनिपुलेट हो जाएगी एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटम इंटेंगलमेंट। और यहीं से आपके इसके एप्लीकेशंस निकल के आएंगे। सो व्हाट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट? ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए टाइप करके रख ली है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूँ। जस्ट आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आप अगर ये सारा थियरी सिंपल लैंग्वेज में अगर सुने हुए नहीं होंगे तो वहाँ भी आप पढ़ते तो शायद हो सकता है आप इमेजिन नहीं कर पाते चीज़ों को, ये कैसे हो रहा है ना, क्यों हो रहा है। सो यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में बातों को समझना जरूरी है। सो व्हाट इज क्वांटम सुपरपोजिशन? ए क्वांटम bit have a property that it can show more than one values at a time, and this phenomena of quantum bit या this characteristic or feature of quantum bit is called quantum superposition. Second, quantum entanglement. What is quantum entanglement? Quantum entanglement is a phenomena in which two quantum bits are kept in position of entanglement. That means if one value of one bit is changed at a certain value, then another bit will change automatically its value accordingly fix आप predict कर सकते हैं। और अब इसमें देखने वाली और मज़ेदार बात या इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो क्वांटम बिट अगर इंटेंगलमेंट में आ गई हैं और उसके बाद आप उनकी दूरी को बढ़ा दें, यानी एक को इंडिया में रखें दूसरी को यूएसए में भी रख देंगे ना, तो भी आपकी क्वांटम बिट्स इंटेंगल रहेगी। यानी आपने इंडिया में बैठ के एक का वैल्यू को चेंज करा तो यूएसए में पड़ी हुई दूसरी बिट का वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगा। और आप बता भी देंगे कि हाँ, क्वांटम सुपरपोजिशन बोला। सुपरपोजिशन क्या है? एक क्वांटम बिट है, वो एक ही टाइम पर मल्टीपल वैल्यूज शो करती है, तो उसके इस कैरेक्टरिस्टिक या फीचर को क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन कहते हैं। एक ही टाइम पे मल्टीपल वैल्यू। और इससे हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है? वी कैन अचीव ए मल्टी डायमेंशनल कंप्यूटिंग स्पेस। दूसरे वाले का बेनिफिट ये है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट, यानी दो क्वांटम बिट्स अगर इंटेंगलमेंट सिचुएशन में है तो एक में अगर हम कोई सर्टेन चेंज करेंगे तो दूसरे में ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूले के अंडर चेंज होगा। सो हम एक के थ्रू दूसरे की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूसरे के थ्रू पहले की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं और प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि क्या चेंज आ रहा है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि क्वांटम बिट्स सुपरपोजिशन स्टेट वाली सारी क्वांटम बिट्स को आप एंटेंगलमेंट की सिचुएशन में रखते हैं तो एक कंप्यूटिंग होती क्या है एग्जैक्टली? कंप्यूटिंग यही तो होती है कि आप बिट्स एंड बाइट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक में चेंज कर रहे हैं तो दूसरे में अपने आप कुछ वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, तीसरे में ये वैल्यू चेंज होने जानी चाहिए। इससे ही ये कंप्यूटर जो मैं बोल रहा हूँ, ये मोबाइल्स वगैरह सब इसी फिनोमेना पे चल रहे हैं कि एक बिट में आपने कुछ चेंज किया तो दूसरे में कुछ चेंज हो रहा है एंड देन फिर आपका फॉर्मूला रन हो रहा है और उसके थ्रू आपका कंप्यूटर प्रोग्राम रन हो रहा है और कुछ टास्क हो रहा है। सो वी कैन कीप मैनी क्वांटम बिट्स इन सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट, यानी एक धागे में मैंने उसको पिरो दिया। देन इन दिस पोजीशन जब ये सब इंटेंगलमेंट में है, ये इसके साथ इंटेंगलमेंट में, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो फिर फाइनली हमारा क्वांटम एल्गोरिदम जो है उसको अकॉर्डिंगली आप रन करेंगे और कोई टास्क कर सकते हैं। एक इंटेंगलमेंट का फायदा ही मिल गया, आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं बिट्स को आपस में मैनिपुलेट करके। दूसरा टास्क क्या होता है? आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, दैट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट तो सुन लिया आपने। क्वांटम कम्युनिकेशन। व्हाट इज क्वांटम कम्युनिकेशन? क्वांटम कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि आपने कम्युनिकेशन किया क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब देखिए कैसे, मैंने आपको बताया था कि दो क्वांटम बिट को आपने एक बार इंटेंगलमेंट में जनरेट कर लिया, फिर आप उन दोनों को दो अलग अलग जगह पर भेज देते हैं और फिर अगर आप एक को चेंज करेंगे तो दूसरे में पता नहीं कैसे अपने आप चेंज आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन यहां से वहां कैसे पहुंची, नोबडी नोज। इसको जादू कह सकते हैं आप, अभी तक इसका कोई आंसर पता नहीं। और प्रैक्टिकली ये देखा गया है, दो इलेक्ट्रॉन्स को साइंटिस्ट ने क्वांटम इंटेंगलमेंट की पोजीशन में रखा, एक इलेक्ट्रॉन का रोटेशन इस डायरेक्शन में है और दूसरे का इस डायरेक्शन में है। ओके, अब ये इंटेंगलमेंट की सिचुएशन में है और इनको दूर दूर कर दिया उन्होंने, यानी इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का कोई वे नहीं है। और फिर इन्होंने इसका डायरेक्शन चेंज किया, इंटेंगल करने मतलब ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उन्होंने जब इसका डायरेक्शन चेंज किया रोटेशन का,
इसका अपने आप हो गया। अब कैसे हो रहा है ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का तो कोई मीन मिल ही नहीं रहा है, फिर भी ये हो रहा है। और इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप कई किलोमीटर्स की डिस्टेंस में रख दें, इवन एक को अर्थ पे और एक को मून पे भी रख दें तो भी हो जाएगा। ये ऑब्जर्व किया जा चुका है प्रैक्टिकली। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नोबडी नोज। क्या फिनोमेना है इसके पीछे, नेचर कैसे काम कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज इंफॉर्मेशन वहाँ तक कैसे पहुँच रही है, कोई नहीं जानता है, बट ये हो रहा है ना। इसी को कहा जाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो अब इसका दूसरा बेनिफिट क्या हो गया, या इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या हो जाता है कि आप क्वांटम इंफॉर्मेशन इंटेंगलमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। ठीक है, अभी देख लेते क्वांटम कम्युनिकेशन का डायग्राम बना के देख लेंगे। अभी जस्ट आपको ये बता रहे हैं इससे आप क्वांटम कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने बहुत सारी बिट्स यहाँ इंटेंगल कर ली, बहुत सारी वहाँ छोड़ दी। इसको पूरा एक वर्ड भी आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज, हाँ इस पर क्वेश्चन भी बनता है वोकेबुलरी के लिए, स्पूकी एक्शन कहा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको कहा है स्पूकी एक्शन। स्पूकी एक्शन का है, क्यों, यानी दो क्वांटम बिट्स हैं, उन दोनों को दूर दूर रख दिया, इंटेंगल्ड है उसके बावजूद, और आप एक से दूसरे को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। वो मूवी देखी आपने जुड़वा, सलमान खान की। अब दो सलमान खान रहते हैं, अब एक सलमान खान कुछ कर रहा होता है, अपने आप दूसरा वही एक्शन कर लेता है। एक को अगर थप्पड़ पड़ता है सो दूसरे को अपने आप दर्द होने लग जाता है। सो वो दोनों क्या हुआ, इंटेंगल्ड सिचुएशन में हो गए, है ना, इंटेंगलमेंट की सिचुएशन में हो गए। तो ये है क्वांटम टेक्नोलॉजी। अभी काम कैसे करती है इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये समझ में आ गया, यहाँ तक दोनों फिनोमेना समझ में आ गए। क्वांटम सुपरपोजिशन, इसके थ्रू आप एक ही टाइम में मल्टीपल कंप्यूटिंग स्पेस अचीव कर सकते हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट के थ्रू कंप्यूटिंग एल्गोरिदम को रन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को मल्टीपल कंप्यूटिंग स्पेस में पैरेलली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, और एक और काम कर सकते हैं इन दोनों फिनोमिना को यूज करके, दैट इज कॉल्ड क्वांटम एनक्रिप्शन। अब आप कर सकते हैं ना, इसको मैनिपुलेट करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप एल्गोरिदम तो अब बिट्स, आपको एक साथ बहुत सारी बिट्स प्रोसेस करने की कैपेसिटी मिल गई है ना। तो अब एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना करके एक साथ मल्टीपल कंप्यूटिंग स्पेस में आप इन सारी बिट्स को एक साथ कोई किसी टास्क को करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, आप कोई वीडियो रन कर सकते हैं, वीडियो को एक, ठीक है, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम एनक्रिप्शन वर्ड मिलेगा। तो आप इन बिट्स को मैनिपुलेट करके डाटा को एनकोड कर सकते हैं, और डाटा को एनकोड करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। सो दीज आर 3 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्वांटम एनक्रिप्शन। अब एक एक करके बात करते हैं कि ये तीनों कैसे प्रैक्टिकली होते हैं। सुपरपोजिशन डिफाइन हो गया, ओके। हाँ, एल्गोरिदम क्या होता है, मैं समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। एग्जैक्टली वही होगा जो अभी भी हो रहा है। आप कंप्यूटिंग कर रहे हैं, आपका पूरा मोबाइल एक कंप्यूटर है, आप जो भी कर रहे हो वो पीछे 0101 की फॉर्म में चल रहा है, बट उसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल कंप्यूटिंग स्पेस में चल रहा है, एक बार में एक ही कैलकुलेशन कर पा रहा है, क्योंकि आपका बिट या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। सो एक बार में वो 0 मान के चलेगा या तो 1 मान के चलेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या हो रहा है, आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0-1 के बीच की कोई एक वैल्यू हो सकती है। सो आपके 3 डायमेंशन हो गए। तो एक बार आपका इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है कंप्यूटर का, तो वो सिर्फ 0 मान के रन नहीं कर रहा है, सिर्फ 1 मान के रन नहीं कर रहा है, बल्कि 0, 1 और उनके बीच की एक तीसरी वैल्यू भी मान के रन कर रहा है। तो 3 वैल्यूज को एक साथ रन कर देगा वो, क्योंकि इंफॉर्मेशन बिट पे तीनों है, तीनों पॉसिबिलिटी को एक साथ रन कर देगा, और फिर फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। दैट इज कॉल्ड क्वांटम इंटरफेरेंस। क्वांटम इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस आपने देखा था, 2 वेव्स थी, वो किसी पॉइंट पर आके मिल रही है, एंड देन एक रिजल्टिंग वेव बन रही है। ठीक है, यही तो हो रहा था ना। व्हाट इज क्वांटम इंटरफेरेंस? क्वांटम बिट की मल्टीपल वैल्यूज हैं,
वो वेव फॉर्म में बन गई और आपका एल्गोरिदम रन कर रहा है। वो जितनी भी वेव्स हैं, जितनी भी वैल्यू, हमारे केस में 3 वैल्यूज थी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। वो सारी वेव्स को वो सारी वैल्यूज वेव फॉर्म में आई, वेव फॉर्म में सारी को एक जगह मिलाया, क्वांटम एल्गोरिदम इंटरफेरेंस को कंडक्ट करेगा और एक रिजल्टिंग वेव बनी, वही आपका फाइनल रिजल्ट है। मल्टी डायमेंशनल कंप्यूटिंग स्पेस में आपका एल्गोरिदम रन हुआ, सारी वैल्यूज को वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन एल्गोरिदम रन हुआ, फाइनल रिजल्ट इंटरफेरेंस के थ्रू आपके सामने आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटम इंटरफेरेंस। अब बताइए समझ पा रहे हैं क्या? अभी वापस आते हैं। क्वांटम जो इंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी का यूज करके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आप भेज पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्वांटम कम्युनिकेशन। लाइक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली टेक्नोलॉजी बेसिस पर कम्युनिकेशन तो हमेशा से रहा है। कैसे समझाऊँ मैं आपको? देखिए, चलिए मैं उस पर पहुँचूंगा तब एग्जाम्पल, तब तक मेरे माइंड में कोई बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वांटम बिट की। क्वांटम बिट अचीव कैसे की जाती है? ऐसा पार्टिकल जो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, या तो 0-1 का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये अचीव कैसे किया जा सकता है? जैसे डिजिटल कंप्यूटर में 0-1 को बहुत आसानी से अचीव किया जाता है। जैसे ये मेरा मेमोरी स्लॉट है, सेमीकंडक्टर में कहीं एक मेमोरी स्लॉट है, ये डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। सो मुझे 0 अचीव करना तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर दूंगा, तो ये क्या हो गया? सॉरी, 1 अचीव करना तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर देता हूँ, तो ये 1 बन गया, और इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूँ तो ये 0 बन गया। सिंपल। इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी इंडिकेट कर रही है किसी मेमोरी स्लॉट में, दैट इज 1, और इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं? एक ज़्यादा क्यों लेने? एक स्लॉट में एक इलेक्ट्रॉन, एक स्लॉट में एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इंडिकेट कर रही है एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रॉन 0 वैल्यू। क्वांटम में अब प्रेजेंट और एब्सेंट में तो 2 ही वैल्यू हो सकती है। क्वांटम में क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वैल्यूज अगर आपको लेनी है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस एक वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस एक दूसरी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन है तो वैसा होगा, इस डायरेक्शन में रोटेशन है तो कुछ वैल्यू, इस डायरेक्शन में रोटेशन है तो कुछ और वैल्यू। तो आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल गई, 0-1 और 0-1 के अलावा भी कुछ और वैल्यूज मिल गई, कुछ भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। लाइक अगर इस डायरेक्शन में रोटेशन है तो मैं इसको बोल देता हूँ 0-1, 1-0, और इस डायरेक्शन में रोटेशन है तो मैं इसको बोल देता हूँ। अब इमेजिन कर पा रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यूज कैसे हो सकती है? ठीक है। सो इस तरीके से क्वांटम बिट काम करती है कि क्वांटम बिट कैसे होती है। अब ये बनती कैसे है, इसके बारे में कुछ टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, यही जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन फॉरगेट क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस को छोड़ो, हमें जानकारी चाहिए और उस बेसिस पर हम अपने क्वेश्चन सॉल्व खुद कर लेंगे। सो क्वांटम बिट्स की बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्वांटम सुपरपोजिशन हो गया, ठीक है। अनसर्टेनिटी कैट एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया, देन एंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया, देन क्वांटम टनलिंग हम डिस्कस करेंगे जैसे ही क्यूबिट बनाने की बात होगी तब, ठीक है। तो यही बात कर लेंगे, क्यूबिट क्या है। इसको हम क्यूबिट भी कहते हैं। दिस इज व्हाट इट इज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। क्वांटम इंफॉर्मेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब देखिए कैसे, क्या क्या हो सकती है क्यूबिट्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और अभी जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या हो सकती है? एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है एंड इट्स रोटेशन, एक इलेक्ट्रॉन है उसका रोटेशन क्यूबिट में यूज हो सकता है।
आयंस हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्यों, क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये सक्सेसफुली क्वांटम बिट के लिए, क्वांटम बिट बन गए थे कुछ सेकंड्स के लिए ऑन एट द रूम टेम्परेचर। आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बहुत प्रॉमिसिंग क्वांटम बिट है जो रूम टेम्परेचर पर अपने एग्जिस्टेंस को कुछ सेकंड तक बनाए रखने में सक्सेसफुल रही है। और जो आज कुछ सेकंड तक है वो कल कुछ मिनट तक होगी, फिर कुछ मिनट तक है तो कुछ दिनों तक हो सकती है। यही तो हमने थर्मल न्यूक्लियर पावर में भी देखा था, है ना, फ्यूजन बेस्ड थर्मल न्यूक्लियर पावर में, न्यूक्लियो थर्मल पावर में यही तो देखा था कि कुछ मिली सेकंड तक आपने अगर फ्यूजन रिएक्टर में अचीव कर लिया है आज, तो एक दिन वो टाइम पीरियड बढ़ेगा, मेहनत करते जाएंगे, है ना। एग्जैक्टली वही है, मैंने आपको क्या कहा था, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो कुछ सेकंड तक फोकस करके देखिए, धीरे धीरे फिर कुछ मिनट और कुछ दिन होंगे। सो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है सक्सेसफुली जापान के साइंटिस्ट ने क्वांटम बिट में कन्वर्ट कर लिया। अभी होता क्या है, जस्ट कुछ नहीं होता है, कोई एक मेटल है, उसका एक एटम या एक मॉलिक्यूल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है, बस उसके थ्रेड्स हैं मेटल के इसके साथ जुड़े हुए हैं। दिस इज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, और ये एक क्वांटम बिट बना देता है। और इसमें बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ एक ऐसे फॉर्म में नहीं मिलता है, ये पूरा एक आपका ब्रेन जैसे होता है वैसे एक पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स के जाल के फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर एक ये थ्रेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो दूसरे मेटल के साथ जुड़ा हुआ, और ये भी किसी दूसरे मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, और ये भी, और ये भी, और फिर इससे भी चार ऐसे डेंड्राइमर्स निकल रहे हैं। सो ये भी खाली नहीं है, ये भी किसी से जुड़ा हुआ है, एंड देन यू, एंड देन यू, ठीक है, ये और यहाँ भी है, तो ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। फिर ऐसे फर्दर एक नेट स्ट्रक्चर बन रहा है। हर एक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक क्वांटम बिट की तरह काम कर रहा है, और ये पास वाले के साथ एंटेंगलमेंट की स्टेज में है, तो वास्तव में एक फैब्रिक बन रहा है क्वांटम बिट्स का जो एंटेंगलमेंट में भी है। तो आप आराम से इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन की एनकोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम्स को रन करके मैनिपुलेशन करके कुछ प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। सो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वांटम बिट। और अगला क्या है, दैट इज स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम रन करके इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, है ना। वो फिर उसके लिए अलग एल्गोरिदम बनते हैं, है ना, क्वांटम कंप्यूटर्स के अलग एल्गोरिदम्स बनेंगे। और लास्ट वन इज जोसेफसन। जोसेफसन पे जंक्शन, जोसेफसन जंक्शंस हैं, ये भी क्वांटम बिट्स हैं, और पहली बार सक्सेसफुल क्वांटम कंप्यूटर जो रन हुआ है वो जोसेफसन जंक्शन क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल करके रन हुआ है, एंड दैट इज डन बाय IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएसए की, जो कंप्यूटर्स पे रिसर्च करती है, और उसने सक्सेसफुली जोसेफसन जंक्शंस का इस्तेमाल करके एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया और उससे इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी करके दिखाई। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन भी अब देखते हैं, उसको स्टडी करें, क्योंकि ये क्वांटम कंप्यूटर बन चुका है और इन्होंने क्वांटम सुपरमेसी का दावा भी कर दिया है, मीन्स क्लेम कर दिया है, तो इसको बात करेंगे। इसके अलावा गूगल ने भी किया है सिंक्रोमोर, ये एक कंप्यूटर का नाम है, क्वांटम कंप्यूटर है ये क्वांटम कंप्यूटर है जिसको किसने बनाया है, गूगल ने, ठीक है। और जोसेफसन जंक्शन बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर है, उसको बनाया है IBM ने।
फर्स्ट जो क्वांटम सुपरमेसी है नॉर्मली आईबीएम ने अचीव की है, गूगल दावा कर रहा है कि हमने पहले की है। सुपरमेसी मीन्स क्वांटम सुपरमेसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हाट इज क्वांटम सुपरमेसी? क्वांटम सुपरमेसी मीन्स कि क्वांटम कंप्यूटर का यूज करके आप किसी ऐसी कैलकुलेशन को परफॉर्म करें जो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर पा रहा है। सो क्वांटम कंप्यूटर बनाया आपने और उसने नॉर्मल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर दिया, दिस इज कॉल्ड क्वांटम सुपरमेसी। सबसे पहले आईबीएम ने अचीव की, नॉर्मली गूगल को माना जा रहा है बट आईबीएम ने इसको पहले अचीव की। तो ये एक नाम गूगल का आपको पता होना चाहिए, आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए। और अब जोसेफसन जंक्शन बेस्ड एक क्वांटम कंप्यूटर का हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। सो देखते हैं, हमारी पुरानी स्लाइड पे चले या इसी पे रहते हैं, इसको क्लीन कर लूँ मैं, हटा दूँ इसे, कुछ नोट करना हो, ठीक है। अब देखिए आईबीएम क्वांटम कंप्यूटर की बात करता हूँ। क्या हो रहा है ये, एनी कंफ्यूजन? बातें इमेजिन नहीं हो पा रही है, ऊपर से जा रही है, कुछ भी हो तो आप मुझे रोक दें, ठीक है। लेकिन ऐसे खाली हाथ मत जाइएगा क्योंकि फिर ये टॉपिक समझने में, करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत जोर आएगा, बहुत जोर आएगा। मैं आपको आर्टिकल्स दिखा दूंगा मेरे लैपटॉप में, बहुत प्रॉब्लम आएगी। अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी ने क्वांटम कंप्यूटर्स का बनाया है वो ईजीएस्ट क्वेश्चन है, आगे बनेंगे ना वो डिफिकल्ट होंगे, तो इसलिए देखिए क्या होता है। इन्होंने जो क्वांटम टेक्नोलॉजी अचीव की है आईबीएम ने, वो अचीव की है उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी के थ्रू, है ना, सुपर कंडक्टिविटी के थ्रू अचीव की गई है। कैसे, देखिए एक इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। टनलिंग इफेक्ट पता है, नैनोटेक में हमने डिस्कस किया था, याद करो। कोई बताए? टनलिंग इफेक्ट क्या था? यस यस, टनलिंग इफेक्ट यही तो था कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक डायरेक्शन में चल रहा है, उसके डायरेक्ट रास्ते में एक बैरियर है, तो वो क्या करेगा, उस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा और इस तरफ आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड टनलिंग इफेक्ट। क्वांटम टनलिंग इफेक्ट क्या है, ये भी यही है और कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन्स एट द सिचुएशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी they can cross a non-conductive material based barrier. This is called what? Quantum tunneling. एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक वायर में, ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, रास्ते में एक बैरियर लगाया है एक नॉन कंडक्टर का। लेकिन अगर यहां पर सुपर कंडक्टिविटी अचीव की हुई है, यानी जीरो रेजिस्टेंस है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस नॉन कंडक्टिंग बैरियर को क्रॉस करके निकल जाएगा और इस तरफ आ जाएगा, यानी दिस इज कॉल्ड क्वांटम टनलिंग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्वांटम टनलिंग कहते हैं। सो इसको कैसे अचीव किया इन्होंने मेटल को एट वेरी लो टेम्परेचर, और हाँ एक और नोट कर लीजिएगा, क्वांटम बिट्स में वो भी एक्सप्लेन करूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम बिट्स में आपने मटेरियल नोट करे ना, आयंस है ना, इलेक्ट्रॉन्स विथ देयर रोटेशन, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, एंड वन इज, और नोट कर लीजिएगा, काइमेरिक बोस, सॉरी काइरेल। काइमेरिक मेरे माइंड में क्यों आ रहा है, वो तो बायोटेक में पढ़ा था हमने। कल का न्यूज़पेपर किसने पढ़ा? साइंस एंड टेक का पेज में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लें। दैट्स वाई अभी आप में से एक स्टूडेंट आया और उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा मैं डायनेमिक पार्ट पे कंसंट्रेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको करंट अफेयर्स में हेल्प मिले। तो CAR-T सेल थेरेपी आपने पढ़ी थी, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी टू ट्रीट व्हाट, किस बीमारी को ट्रीट करने के लिए था, हमने डिस्कस किया था, कैंसर, राइट, कैंसर। उसका कल फिर से एक
छोटा सा आर्टिकल द हिंदू के साइंस एंड टेक पेज पे था। इट इज़ ए हॉट टॉपिक, इट इज़ ए हॉट टॉपिक में आई रिपीट क्वेश्चन बनेगा इस पे। इस साल नहीं बना, नेक्स्ट ईयर बन जाएगा और बनेगा जरूर। जो चीज़ बार बार आ रही है और हॉट टॉपिक है क्योंकि इंडिया में उसका ब्रेक थ्रू हो रहा है, वो आएगा। सो कल फिर से ये न्यूज़ में बनी थी, आप पढ़ना। आर्टिकल है ट्रीटिंग कैंसर विथ इम्यूनिटी, नहीं सॉरी, बूस्टिंग इम्यूनिटी टू ट्रीट कैंसर, ऐसा है उसका है। और छोटा सा है लेकिन आप उसको पढ़ेंगे जरूर। इसलिए कह रहा हूँ कि आज से ही, अगर आपका नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट है तब तो आपको करना ही है, आज से ही आदत डाल लें न्यूज़पेपर को पढ़ने की। और एक बैड लक ये है कि आपके पास जो न्यूज़पेपर आ रहा है उसमें साइंस टेक का पेज है ही नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हो, डेली वर्जन नहीं है शायद, तो आप ऑनलाइन ले लें, है ना, ऑनलाइन में ले लें उसको। ऑनलाइन अगर सस्ते में चाहिए तो बाहर मिलना मुझे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी नहीं है, कैमरा के सामने नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो क्या था, हाँ, कायरेल बोस लिक्विड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी आप क्यूबिट की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ है, बिल्कुल दे दूंगा मैं आपको, लेकिन सारे नाम नहीं, ये जो नाम है उसमें नहीं है ना। तो नोट क्लास में ऐसा नहीं कि वो बाहर जाके पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे और कुछ नोट करने का हो तो नोट कर लेंगे, फिर उसको एनरिच करेंगे, है ना। क्योंकि मेरे को ना काम करने में बहुत जोर आता है ना। तो मेरे पास मेरे कोई नोट्स हैं, कई लोग बोलते हैं नोट्स दे दो आपके, है ना। मेरे कई स्टूडेंट्स थे, मेरे कुछ कलीग थे, तो बोले थे कि हमारे इंस्टीट्यूट में साइंस एंड टेक के नोट्स की तो आपके दे दो। तो मैं बहुत आलसी और कामचोर इंसान हूँ, तो मैं जो है वो पढ़ के बस दिमाग में रखता हूँ। लिखने में बहुत जोर आता है। मेरी हैंड राइटिंग भी आप देख रहे हैं कि ऐसी ही है ना, क्योंकि लिखने में बहुत मौत आती है, टाइप करने में भी आती है। सो कायरेल बोस लिक्विड स्टेट, इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो अनदर ब्रेक थ्रू जो चाइना के साइंटिस्ट ने अचीव किया है, एंड ये क्वांटम बिट की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। सो फ्यूचर में क्वांटम के लिए आपको बहुत सारे बिट्स और अलग अलग टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे। सो अभी जो बना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज IBM क्वांटम कंप्यूटर। वो किस पे बेस्ड है, तो जोसेफसन जंक्शन बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर है। जोसेफसन जंक्शन कैसे बनी, सो एक मेटल कंडक्टर है ना, एक मेटल कंडक्टर है, उसको वेरी कोल्ड यानी -डिग्री टेम्परेचर पर रखा, है ना। और बहुत कोल्ड कंडीशंस में मेटल किस तरह बिहेव करने लग जाता है, -100 डिग्री पर, -50 डिग्री पर जब उसको आप अचीव करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो उस कंडीशन में मेटल जो होता है वो एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। अब वो क्या बन गया है एट दिस टेम्परेचर, वो क्या बन गया है एट सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन जीरो रेजिस्टेंस के साथ फ्लो कर सकता है। रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू जीरो, वरना हर मेटल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर जीरो हो गया, एंड दिस काइंड ऑफ मेटल कंडक्टर इज कॉल्ड कूपर, सॉरी। और इसके साथ अगर मैं एक नॉन कंडक्टर जोड़ दूं, ठीक है, नॉन कंडक्टर जोड़ दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, क्वांटम टनलिंग शो करेगा और वो जंप करके बाहर निकल जाएगा। सच काइंड ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर पेयर, एक सुपर कंडक्टर और एक नॉन कंडक्टर का जो पेयर है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कूपर पेयर। ये नाम सुने हुए होने चाहिए आपके, रट्टा नहीं मारना है। कूपर पेयर कहते हैं इसको, दिस इज कूपर पेयर। अभी मैं दो सुपर कंडक्टर्स को यहां जोड़ दूं, ये भी सुपर कंडक्टर है, ठीक है। सो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां आएगा और यहां पर नॉन कंडक्टर है, इससे टकराएगा, बैरियर को क्रॉस करेगा और इस वाले सुपर कंडक्टर में एंटर कर जाएगा और आगे फ्लो कर जाएगा। सो अब ये जो एक पेयर बना है या एक जंक्शन बना है, एक सुपर कंडक्टर, दूसरा सुपर कंडक्टर, बीच में नॉन कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड जोसेफसन जंक्शन। हाँ, बड़ा नहीं होता है, साइज में बड़ा होने से मतलब
प्रोसेसिंग पावर में बड़ा है ये, साइज में छोटा है तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, हीट कम जनरेट करेगा, और प्रोसेसिंग इसकी ऑलरेडी ज़्यादा है सुपर कंप्यूटर से, बिकॉज ये मल्टी डायमेंशनल में काम करता है और वो 2 डायमेंशनल में काम करता है। सो ये क्या है, जोसेफसन जंक्शन। तो अब जो आपको वर्ड सुना था जोसेफसन जंक्शन, पता चल गया क्या है? ओके, ये इनके अंदर होता है क्वांटम? हाँ, ये एक जंक्शन है, तो ये एक क्यूबिट है। ऐसी हजारों, हाँ, ऐसी हजारों क्यूबिट्स होंगी, और वो सारी क्यूबिट्स उस प्रोसेसर में लगी होगी। ठीक है, अब ये जोसेफसन जंक्शन है, तो ये क्यूबिट बन गया। इस पर यानी अब यहाँ पर इंटेंगलमेंट, यहाँ पर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच में इंटेंगलमेंट भी हो सकता है और सुपरपोजिशन भी हो सकती है। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं आपको इंटेंगलमेंट सुपरपोजिशन क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर इस जंक्शन में, अब एक जंक्शन एक क्यूबिट है, सॉरी, एक जंक्शन एक क्यूबिट है, तो ये सुपरपोजिशन शो करेगी अपने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में। और अगर इसके साथ दूसरी जंक्शन भी लगी हुई है और इसको इंटेंगलमेंट में डाला, तो इसकी वैल्यू में अगर मैं कुछ चेंज कराऊंगा तो दूसरी जंक्शन की सुपरपोजिशन शो करने लगेगी। जैसे ही ये जोसेफसन जंक्शन बनेगी, इलेक्ट्रॉन क्वांटम टनलिंग शो करने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की मल्टीपल वैल्यूज आपके उस सामने मिलेंगी। ठीक है, और यहां पर जब दो इंटेंगलमेंट पोजीशन में आ जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू को अगर आप मैनिपुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने आप डिसाइड हो जाएगी, इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने आप डिसाइड हो जाएगी, और ऐसी बहुत सारी जंक्शंस आप साथ में रखते हुए चलेंगे। सो आप क्या करेंगे, बहुत सारी वैल्यूज को मल्टी डायमेंशनल स्पेस में अपने आप एक को मैनिपुलेट करके दूसरी को मैनिपुलेट करते हुए एक एल्गोरिदम के थ्रू, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू मैनिपुलेट करते चले जाएंगे, और आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कर पाएंगे। एग्जैक्ट वही होगा, सुपरपोजिशन होगा, एंटेंगलमेंट होगा, देन फिर इंटरफेरेंस होगा, है ना, वेव फॉर्म में इनकी वैल्यूज कन्वर्ट होगी, मल्टीपल वैल्यूज, और फिर वेव फॉर्म्स का इंटरफेरेंस होगा, एंड देन इंटरफेरेंस के बाद आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी, बट वो एक नॉर्मल कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट स्पीड में मिलेगी। लेकिन अभी भी ये इनिशियल फेज में है, एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, अभी भी ये इनिशियल फेज में है, अभी बहुत काम होना बाकी है। इवन मैंने अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उसमें क्या था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, जो वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसमें जो क्वांटम कंप्यूटर बनाया जा रहा है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है। इंटेंगलमेंट उन्होंने अचीव कर लिया है, सुपरपोजिशन अचीव कर लिया, लेकिन अभी कंप्यूटिंग पावर उसकी कितनी है, ओनली वो 5x5 कर सकता है, इतनी वीक कंप्यूटिंग पावर है। यानी अभी उनको बहुत काम करना बाकी है। IBM ने किया है लेकिन अभी कमर्शियल लेवल पर नहीं आया है, गूगल ने किया है वो भी कमर्शियल लेवल पर नहीं आया है, और अदर कंट्रीज़ तो अभी क्वांटम बिट्स को ही अचीव करने में लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया, चाइना ने कुछ सेकंड के लिए कायरल बोस लिक्विड स्टेट अचीव की, जापानीज साइंटिस्ट ने कुछ टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पर मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क की स्टेज अचीव की। हाँ, फिर धीरे धीरे बनेगा, अभी बिट अचीव की है, अभी उसको फिर कैसे इंटेंगलमेंट को मैनिपुलेट करना है, उसके लिए क्या मशीनरी चाहिए। लाइक यहाँ पर इंटेंगलमेंट को अचीव करने के लिए इन्होंने माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया है, माइक्रोवेव का, इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको टाइप कर चुका हूँ, तो वो आपको दे दूंगा। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया है इन्होंने, ठीक है। और कुछ हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये समझ में आ गया, हटा दूँ इसे। एक और है, एक वर्ड हो रहा है इंपॉर्टेंट आपके लिए, उसको भी देख लीजिएगा। कायरल बॉस लिक्विड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और ये कैसे अचीव किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में भी काफ़ी ये बना रहा है, तो ये भी हम देख लेते हैं। कायरल बोस, इसमें क्या होता है, चाइना के साइंटिस्ट, ये एक स्टेट ऑफ मैटर भी है। इसको आप, ये आपसे अगर क्वांटम कंप्यूटिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछता है तो ये पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से एक जनरल फिजिक्स से क्वेश्चन की फॉर्म में भी। स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या हो सकती है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा, और एक ये पांचवी और मान लीजिए, हाँ, बोस आइंस्टाइन, और हाँ, और ये भी एक
स्टेट है, कायरल बोस जो है लिक्विड स्टेट। ये कैसे काम करती है? इन्होंने क्या किया, दो सेमीकंडक्टर्स की लेयर ली, जस्ट आप जान लीजिए इसको, और उनको आपस में टच में एक प्रेशर के साथ रखा। एक सेमीकंडक्टर लेयर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक में होल्स है। होल्स का मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी मतलब नेगेटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए कोई प्रोटॉन नहीं लाना पड़ेगा, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज है। और जहां इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस से जो पॉजिटिव चार्ज, जैसे हमने सन स्पॉट में देखा था, चारों तरफ लाइट 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 है, एक जगह हीट कम है, ठंडा बिल्कुल नहीं कि वहां बर्फ जम रही है, ऐसा नहीं कि आप वहां लैंड कर जाएंगे, नहीं, हीट वहां भी है बट वहां कम है तो वो डार्क स्पॉट में दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में दिख रहा है, जहां मौजूद नहीं है वो आपको पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में, होल फॉर्म में। इस तरह के पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा जाता है? होल कहा जाता है। होल मीन्स एक, होल मीन्स समझते हैं गड्ढा है ना, तो जहां मिट्टी है वहां सपाट है, जहां से मिट्टी हटा दी वहां गड्ढा है। अब ठीक है, अब जब इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर लेकर जाएंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जब आप इसको लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस सेमीकंडक्टर लेयर से इस वाली सेमीकंडक्टर लेयर की तरफ ट्रांसफर करना शुरू करेंगे और इन होल्स को फिल करना शुरू करेंगे। कर दिया। हमेशा कोशिश, ये स्टेट अचीव करने के लिए क्या कोशिश की जाती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो होल्स से ज्यादा हो। अब जैसे ही होल से ज्यादा हो तो 3 होल्स तो ऑक्यूपाई हो गए, और यहां पर सपोज करो और इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अब ऑक्यूपाई नहीं हो पा रहे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक डिस्टर्ब स्टेट में चले जाएंगे। एब्सोल्यूट जीरो की वजह से अब इनको कोई ना कोई जगह चाहिए, इनको जगह मिली नहीं ऑक्यूपाई होने के लिए, तो अब ये केओटिक डिस्टर्बेंस में चले जाएंगे और उसके बाद ये अपने अपने स्पिन को चेंज करेंगे और एक स्पेशल स्टेट, सपोज ट्रायंगल फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, और यहां पर ये सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट शो करना शुरू कर देंगे अपने आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। इस तरह की अगर हम सेटअप बनाते हैं, यहां पर मतलब मैं दिखा रहा हूं कि अब यहां से इस स्टेज पे आ गया एरो के थ्रू, कि अब यहां पर क्या बन गया, मैं मिटा के दिखा देता हूं। यहां पर जब वो एक स्पेशल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे, यहां पर इंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स या दोनों फीचर, हाँ हाँ साथ में होगा, है ना, मतलब एक कोई चीज है तो वो सुपरपोजिशन शो कर रही है, उसके जैसी दूसरी चीजें भी उसके पास एक होगी और उस सेम एटमॉस्फेयर में जनरेट होंगी। अगर मान लो दोनों, तो वो इंटेंगल्ड पोजीशन में अपने आप जनरेट, यहाँ पर अब सेम एटमॉस्फेयर है, ये 3 खाली रह गए थे, सो ये 3 इंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन तो इंडिविजुअली शो करता है और इंटेंगलमेंट पेयर्स में शो करता है। सुपरपोजिशन तो इंडिविजुअली होगा, यानी मैं हूँ, मैं जुड़वा का सलमान खान हूँ, ठीक है, या फिर मैं कोई कुछ हूँ, कोई क्रिएचर हूँ, सो मैं सुपरपोजिशन शो करता हूँ कि मैं एक ही टाइम पर आप 3 लोग, भूत हूँ मैं, सो आपसे भी बात कर रहा हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ और आपसे भी बात कर रहा हूँ, और आप तीनों मिलते हैं कि 12 बजे तो वो हमसे बात कर रहे थे, तो मेरे से भी कर रहे थे, सो मेरे से भी कर रहे थे, तो सुपरपोजिशन शो कर रहा हूँ मैं, एक ही टाइम पर मल्टीपल वैल्यूज शो कर रहा हूँ, मल्टीपल लोगों से बातें कर रहा हूँ, और उन वो सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। होता है ना कई बार मूवीज में, है ना, दिखाते हैं वो उससे भी मिलके चली गई, उससे भी मिल गए, और वो तो पता नहीं क्या थी, है ना ठीक है, तो ये ऐसा होता है। सो दिस इज सुपरपोजिशन। और इंटेंगलमेंट मीन्स जुड़वा का सलमान खान वाला, कि एक को थप्पड़ मारोगे तो दूसरे को अपने आप दर्द होगा। तो इंटेंगलमेंट एक खास एटमॉस्फेयर में जब क्वांटम बिट्स को एक साथ प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो इंडिविजुअली तो सुपरपोजिशन शो करती है और पेयर में आकर के इंटेंगलमेंट शो करती है। सो अब यहाँ पर ये सुपरपोजिशन तो शो कर ही रही है, आपस में भी पेयरिंग में इंटेंगलमेंट भी शो कर रही है। सो अब जब ये दोनों पोजिशन आपने अचीव कर ली है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की
मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इनके एक की वैल्यू को मैनिपुलेट करके दूसरे की वैल्यू को अपने आप मैनिपुलेट कर सकते हो। और जब ये चीज़ अचीव हो गई तो फिर आप प्रोग्राम्स और सर्किट डेवलप करके अपना क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हो। लेकिन अभी तो सिर्फ ये मैंने बोल दिया, सर्किट डेवलप कर लो और प्रोग्राम बना लो, हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर, हो जाएगा जी। ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। अचीव करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन को होल्स में डालना है। दोनों की पेयर बनाई, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा रखा, होल्स का कम रखा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लेकर आए, तो अपने आप बचे हुए इलेक्ट्रॉन। होल्स हो ही नहीं तो फिर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? बनाने पड़ेंगे ना आपको, बनाने पड़ेंगे। होल्स बनाने के तो सीधे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटेंगलमेंट करा दिया। हो नहीं रहा है ना, तो करवा तो रहे थे लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा सेटअप उन्होंने बनाया कि शायद ऐसे हो जाए। तो ऐसा उन्होंने जब बनाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्यूपाई हो गए, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक स्ट्रेस में आ गए, और उस स्ट्रेस के बाद उन्होंने सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट शो करना शुरू कर दिया। ये सेटअप बनाने में कई साल लग गए उनको, यहाँ एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं लग रहा है, और ऐसा रफ डायग्राम बनाने में टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन ये कितने ही अटेम्प्ट उन्होंने किए होंगे, कितने ही अटेम्प्ट उन्होंने किए होंगे, वो फेल हुए होंगे, और फिर एक अटेम्प्ट में उनको ये पोजीशन शो हुई है। और जापान के साइंटिस्ट उन्होंने कितने ही अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए उनके रूम टेम्परेचर पर मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ने एंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन शो किया है। लेकिन उनको उसको भी उन्होंने अचीवमेंट माना कि हम सुपर कंडक्टिविटी के लिए लो टेम्परेचर रखेंगे तो आपका एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होगा। हमने रूम टेम्परेचर पर अचीव कर लिया। सो इट इज़ मोर प्रॉमिसिंग टू क्रिएट ए फिजिबल इकोनॉमिकली वायबल क्वांटम कंप्यूटर। दैट्स वाई मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। बाकी रूम ये एब्सोल्यूट जीरो पे जा रहा है ना, माइनस टेम्परेचर पे हो रहा है ये भी, और IBM का भी है, वो भी माइनस टेम्परेचर पे है, तो ठंडा तो उनको करना पड़ रहा है। और एक बार अगर ये हो गया जैसे IBM में ट्राई करके एक बार हो गया, अब तो नॉर्मल। दैट इज कोहेरेंस, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंस। एक बार हो गया, दैट इज कोहेरेंस, हमने कर लिया, क्यूबिट्स को अचीव कर लिया। ओके, क्यूबिट्स मीन्स ऐसा आपने पार्टिकल बना लिया जो इंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन बन गया, कोहेरेंस। लेकिन जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको टच करेगा ना, वो इतनी नाजुक होती है कि वो कोहेरेंस टूट जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड डी कोहेरेंस, है ना। आपने बनाया क्यूबिट, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आ गया, मान लीजिए आपका डी कोहेरेंस हो गया, गई वो क्यूबिट, ठीक है। आपने मैग्नेटिक फील्ड कहीं आ गया कोई गलती से, वहाँ पर अनवांटेड मैग्नेटिक फील्ड आ गया, या अनवांटेड कोई लाइट पार्टिकल वहाँ तक एंटर हो गया, सो क्या हो गया, कोहेरेंट स्टेज आपने जो अचीव की थी वो डी कोहेरेंट हो जाएगी। बहुत ही फ्रेगाइल है ये, इसको इमेजिन करने की कोशिश करें, बहुत ही। ऐसे कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से कुछ नहीं होना चाहिए, और हाँ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो ये डाल रहे हैं वो कंट्रोल्ड है, और है ना, उसके थ्रू ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई वेव आ गई, कोई लाइट वेव वहाँ पर गलती से आ गई, डिकोहेरेंस होता है इसमें। हाँ, इससे डी कोहेरेंस हो जाता है। हर क्यूबिट का, जैसे डेवलप करेंगे ऐसे डिकोहेरेंस नहीं। वो हर क्यूबिट का अपना अपना डी कोहेरेंस होने का कुछ ना कुछ मेथड होता है। वो बहुत ही फ्रेगाइल होती है, उसको अचीव करना और बनाए रखना बहुत मुश्किल है। जैसे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क से उन्होंने रूम टेम्परेचर पे बनाया कुछ सेकंड के लिए, फिर वो वापस चला गया, तो कुछ ऐसा फैक्टर आसपास था जिसकी वजह से वो वापस गया। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चाइनीज़ साइंटिस्ट का अचीवमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मशीन, सब बातें डिस्कस हो चुकी है, ओके। ठीक है, फिर कंट्रोल करने के लिए एनर्जी पल्सेस और मैग्नेटिक फील्ड सबका अपना अपना अलग होता है। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। सर अभी तक वो जैसे आप बता रहे हो कि लाइट से वो उसका डिकोहेरेंस होता है, हाँ, प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया नहीं हो पाया अभी तक, हुआ नहीं तो तभी तो अभी तो बहुत क्वांटम कंप्यूटर बने ही नहीं। बन गए ना, IBM ने बना लिया। तो उसके अंदर आप कह रहे हो कि लाइट से वो क्यूबिट डिकोहेरेंस हो रहा है, उससे तो IBM में कहाँ बोला है मैंने, IBM ने अपने कोहेरेंस को लंबे टाइम तक बनाने में सक्सेस अचीव कर ली है, तभी तो मैंने जोसेफसन जंक्शन को आपको ज़्यादा डिटेल में समझाया। गूगल ने भी कर ली है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी अभी इतनी रिवील नहीं हुई है, इसलिए ज़्यादा हम बता नहीं सकते हैं उसके बारे में। और मेटल ऑर्गेनिक या कायरल है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, इसमें पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको नहीं बताया है। वाई? क्योंकि अभी पूरा कंप्यूटर बना ही नहीं है, सिर्फ क्यूबिट्स ही बन पाई है, वो भी कुछ सेकंड के लिए। तो अब क्वांटम कंप्यूटर पता चल गया क्या इसके सिग्निफिकेंस है, कि क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर से बेटर प्रोसेसिंग कैपेसिटीज रखता है विथ लो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। क्यों? छोटा साइज है, प्रोसेसर बड़ा है साइज।
अंदर की बात बताओ इसके। बिकॉज डिजिटल कंप्यूटर, ordinary supercomputers are digital computer and they work on 2-dimensional computing space, and quantum computer works on 3-dimensional computing space. And why they work on 3-dimensional computing space and why that on 2-dimensional, ये इसका कारण बताओ। यस, है ना, डिजिटल कंप्यूटर में सुपरपोजिशन नहीं है, एक बार में एक ही वैल्यू अचीव कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर में सुपरपोजिशन की मौजूदगी है, इसलिए मल्टीपल वैल्यूज अचीव कर सकता है एक ही बार में। सो एक ही प्रोसेसिंग में आप पैरेलल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू के साथ, और फाइनल इंटरफेरेंस के थ्रू एक वैल्यू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करूं, जितने भी सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है जहां पर आपको एडवांस कंप्यूटिंग की जरूरत पड़ रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग में स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर साइंस रिसर्च, नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च, जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च, मेडिकल साइंस रिसर्च, है ना, बायो केमिकल या बायोमेडिकल साइंस रिसर्च, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सो इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वाई? बिकॉज अब आपको ह्यूमन यानी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर अचीव करनी है तो आपको प्रोसेसिंग पावर बहुत बड़ी चाहिए, जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चर्ड बना के खुद से ही विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्ट्रक्चरिंग करे एंड देन खुद से उसको एनालाइज करके सीखना शुरू कर दे। वो लेवल अगर आपको अचीव करना है तो आपको सुपर कंप्यूटर्स के भी आगे जाना पड़ेगा, दैट इज क्वांटम कंप्यूटर। एक और बात नोट कर लीजिएगा, जो क्यूबिट्स जो क्यूबिट्स थी, एक मिनट, क्यूबिट मटेरियल जो मैंने आपको नोट करवाया था उसमें एक और नोट कीजिएगा, दैट इज क्यू डॉट। ये और नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यू डॉट, व्हाट इज क्यू डॉट? क्यू डॉट इज ए नैनो मेटीरियल या नैनो पार्टिकल ऑफ सेमीकंडक्टर, नैनो पार्टिकल ऑफ सेमीकंडक्टर मेड बाय सल्फर एंड कैडमियम। ये भी एक प्रॉमिसिंग क्वांटम बिट है, यानी सल्फर और कैडमियम से बने हुए सेमीकंडक्टर का जो नैनो पार्टिकल जो है, दैट इज कॉल्ड क्यू डॉट या क्वांटम डॉट, एंड दिस इज ऑल्सो ए प्रॉमिसिंग क्वांटम बिट फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। ये बात आपको पता होनी चाहिए। प्रॉमिसिंग मतलब जिसमें पोटेंशियल हो कि इस क्वांटम बिट का इस्तेमाल करके आप क्वांटम कंप्यूटर बना लेंगे। हाँ, टाइप है जो मैंने लिखवाए थे ना, एक तो इलेक्ट्रॉन, आयंस, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, कायरल बोस, लिक्विड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस क्यू डॉट। ये भी आपको पता होना चाहिए जस्ट, है ना। सो एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आप जितना लिखो उतना कम। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आप स्पेस टेक से शुरू करें, एस्ट्रोफिजिक्स से शुरू करें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जेनेटिक, बायोसाइंसेज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रिसर्च में इनके एप्लीकेशंस को लेके जाएं। हाँ, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप छोड़ नहीं सकते हैं, बिकॉज इन हमें अगर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिस्कस की थी। हाँ, आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए, आपको बहुत हैवी, है ना, तो जहाँ हैवी कंप्यूटिंग पावर चाहिए वहाँ आपको चाहिए। एंड एक वर्ड और आपको मिलता है, क्वांटम एनक्रिप्शन एंड क्वांटम कम्युनिकेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वांटम एनक्रिप्शन एंड क्वांटम कम्युनिकेशन।
लिक्विड स्टेट, कायरल बोस लिक्विड, नहीं वो आईबीएम में चाइनीज साइंटिस्ट ने, आईबीएम वाला तो जोसेफसन जंक्शन वाला है। न्यू सुना नहीं मुझे, अभी भी नहीं सुना, न्यू मोइरे सेमीकंडक्टर्स। थोड़ा डिटेल मुझे पढ़ना पड़ेगा। हाँ देख लेता हूँ मैं, शायद मेरे माइंड से स्किप कर रहा है या मैंने छोड़ दिया होगा, है ना। आगे के लिए भी छोड़ देता हूँ मैं न्यूज़ देख के, ऐसा भी करता हूँ कई बार, है ना, क्योंकि वही अगेन आई एम कामचोर। सो क्या होता है, पढ़ता नहीं हूँ, हेडिंग देख के उसको मैं अपने लैपटॉप में सेव करके छोड़ देता हूँ, तो वो आ जाएगा। आपने पढ़ा ना उसको, फिर वो मेरे रास्ते पे चल रहे हो। अभी से मेरा असर लेने से 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, कल हो जाएगा, है ना। आप उसको पढ़ें, मैंने शायद उसको छोड़ दिया है आगे के लिए, कई बार ऐसा करता हूँ मैं, अभी यही कर रहा हूँ मैं। अब विजिट पे रहता हूँ ना तो ऐसा ही करूँगा, फिर जब मैं फ्री हो जाऊँगा ना तब फिर आराम से उसको कर दूँगा। अभी क्या है कि मैं यहाँ, मेरे बड़े भाई भी रहते हैं, तो घर पे काम नहीं होता है ना बातें करने में। अगर मैं किसी होटल रूम में रुका होता ना तब मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। क्या जो भी चलिए, हाँ कल करें क्लास, कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। हाँ कोशिश यही रहेगी। आप मैनेजमेंट से बात कर लें इस बारे में अभी क्लास के बाहर, है ना। फिर क्योंकि मंडे से आपका इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी शुरू होंगी ना, है ना, इसलिए फिर मंडे को हमें 4 आवर्स नहीं मिल पाएंगे, है ना। कल कर लेते हैं बातें जितनी हो सके, अगर कुछ बच जाता है तो फिर वो मंडे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। एक बार बात कर लीजिएगा आप, क्लास वहाँ ऑफिस में आकर डिस्कस कर लीजिएगा, मैं वहाँ बैठा रहूँगा, आपका वेट करूँगा। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, क्वांटम एनक्रिप्शन एंड क्वांटम कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन वर्ड सुनते ही, है ना, बस क्वांटम बिट्स अपनी सुपरपोजिशन फीचर की वजह से, उनके अंदर फीचर है कि वो मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम रख सकती हैं, उसकी वजह से आपको एनक्रिप्शन कैपेसिटी दे सकती है। अभी कैसे इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। सपोज एक क्वांटम बिट ये है और एक क्वांटम बिट ये है, इसकी 3 वैल्यूज हो सकती हैं और इसकी भी 3 वैल्यूज हो सकती हैं एट अ टाइम, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है ना, 0 1 एंड 0 1, ये 3 वैल्यूज हो सकती हैं एट ए टाइम। और ये जब भी मूवमेंट करेगी अपनी सुपरपोजिशन के साथ मूवमेंट करेगी, ये एक चैनल हो सकती है, इमेजिन किया है मैंने। ABC कर देता हूँ, लो ABC, अब बोलो। अब मैं ये मत बोलना डी भी तो हो सकता है ना। ABC 3 वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। अब ये मत बोलना डी भी हो सकती है। सो 3 मल्टीपल वैल्यूज इसकी एट ए टाइम हो सकती है। सपोज करो ए का मतलब काम और सी का मतलब हो गया, और बी का मतलब हो गया हो, और सी का मतलब हो गया गया, काम हो गया। मैं एक सीरियल किलर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ, आप लोगों ने मुझे एक टास्क दिया एंड मैं उस मर्डर को करने के बाद बोलूँगा कि काम हो गया, है ना। मैं, और वो कोडेड होना चाहिए ताकि पुलिस उसको देख नहीं पाए, है ना, ठीक है। सो अब मैं, इट्स मी एंड इट्स यू, ठीक है, यू आप है, मैंने मर्डर कर दिया या जो भी ड्रग्स मैंने सप्लाई कर दी है या कुछ काम है वो मैंने कर दिया, एंड देन फिर मैंने बोला ABC। मैंने अभी एक केस लेकर चल रहे हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो गया है। सो मैंने मैसेज आपको भेजा ABC इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम बिट्स, एक क्वांटम बिट आपकी तरफ मैंने सेंड की और उसका वैल्यू होना चाहिए आपके पास जाने के बाद ABC, ओके। तो ये क्वांटम बिट है, बट क्या ABC और भी सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ABCDEFG ऐसा ले लेते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है।
और वो ए बी सी डी ई एफ जी मल्टीपल वैल्यूज हर बिट की वैल्यू ए बी सी होनी चाहिए, लेकिन एक वैल्यू 3 बिट्स मैंने आपके पास भेजी ए बी सी की, तो ये शो कर रहा है ए बी सी, ये शो कर रहा है ए बी सी एंड ये शो कर रहा है ए बी सी। ठीक है, तो 3 बिट्स मैंने आपके पास सेंड करी ए बी सी की। सुनिएगा ध्यान से, यहां समझ गए तो ठीक है, वरना फिर बुक से समझ में नहीं आएगा या कहीं नेट से सरेंगे। 3, लेकिन क्या इसको डिकोड कर सकता है कोई? भाई ये भी तो हो सकता है बी, ये वाला बी दे दे वैल्यू, ये सी दे दे और ये ए दे दे, ये भी तो हो सकता है। तो मैंने आपको 3 क्वांटम बिट्स भेजी और हर क्वांटम बिट एबीसी 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 शो कर रही है। ओके, ये तो आपके इस एंड पे मिल गया, लेकिन अभी भी आप समझ नहीं पा रहे कि बीसीए है या सीएबी है या एबीसी है। ओके, एंड देन मैंने क्वांटम की जनरेट की, एक क्वांटम की जनरेट की, उस की के अंदर वो चाबी है इसको डिकोड करने की। इंफॉर्मेशन को क्वांटम बिट्स की फॉर्म में भेजा जो सुपरपोजिशन स्टेट है, तो मल्टीपल वैल्यूज शो कर रही है, तो कोई आसानी से उसको समझ नहीं पाएगा। और इसका जो की है, क्वांटम की है, वो मैंने अलग चैनल से आपके पास भेजी, और जब आपके पास ये क्वांटम की आ जाएगी तब फिर ये की अपने आप इन सुपरपोजिशन स्टेट पर इंटरफेरेंस करेगी और फिर इसकी वैल्यू ए निकाल देगी। इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो सकता है, इसकी वैल्यू या कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जो इस पर रन करेगा, इसकी वैल्यू ए निकाल देगी, इसकी वैल्यू बी निकाल देगी, वो प्रोग्राम के थ्रू इंटरफेरेंस सारा प्रोसेस करके, और इसका वैल्यू सी निकाल देगी, एंड देन फिर आपका मैसेज डिकोड हो जाएगा ए बी सी। यानी इस एंड पर आपको 2 चीजों की जरूरत है, एक तो इंफॉर्मेशन मैसेज और दूसरा की, और दोनों अलग अलग चैनल से आपको भेजी जाएगी, और फाइनली मिल गया ए बी सी काम। फिर आप चेक कर लें, काम हो गया, मर्डर है। ये प्रोग्राम मैंने ऐसे डेवलप किया है कि मेरे मैसेज को सिर्फ इस प्रोग्राम के थ्रू ही डिकोड किया जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ ऐसे प्रोग्राम को ऐसे मैंने बनाया है कि वो फिर फाइनली फर्स्ट बिट की वैल्यू ए निकालेगा, सेकंड की बी निकालेगा, थर्ड की सी निकालेगा। वो प्रोग्राम निकाल के देगा उसको वैल्यू, उसको कुछ पता नहीं है बीसीए का कुछ और मतलब हो सकता है। सपोज बीसी आया तो काम नहीं हुआ, सीएबी आया तो मैं पकड़ा गया। हाँ, तो फाइनली जो इसको डिकोड करेगा वो ये प्रोग्राम करेगा, या मेरा साथी मारा गया, ऐसा हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए कि इंफॉर्मेशन को सुपरपोजिशन स्टेट के साथ मैंने ट्रांसमिट किया ताकि कोई उसको आसानी से समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हर वैल्यू, हर बिट अलग अलग वैल्यू शो कर रही है, और की को मैंने अलग चैनल से भेजा, और वो एक क्वांटम इंटरफेरेंस प्रोग्राम है जो फिर फाइनली उस क्वांटम बिट्स पर अप्लाई होगा, एंड देन फिर वो उसको डिकोड करके फाइनल वैल्यूज तीनों की निकाल के देगा, और फाइनल वैल्यू में आपका इंफॉर्मेशन है। वही प्रोसेस है सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस, और बस यही। ठीक है, दिस इज क्वांटम। हाँ तो फिर ये जो आपने क्वांटम की भेजी, इसके ये कोड उस हिसाब से जनरेट, हाँ उस हिसाब से जनरेट करेगा। जो आपकी मशीन है वो इंफॉर्मेशन और की को ऐसे जनरेट करेगी कि फाइनली दोनों को मिलाएंगे ना, तभी फाइनल आपको इंफॉर्मेशन। मतलब कि वो कोड जनरेट करेगी जो चीज हुई है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, उसके अकॉर्डिंग ही की जनरेट होगी। और की के अंदर वो लिख के वहां भेजेगा। मैं ए जो इस एंड पर बैठा है वो इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, तो की भी उसके साथ ही जनरेट हो रही है ना, लेकिन आपने क्या करा, वास्तव में इंफॉर्मेशन को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक टुकड़ा इधर गया, अब उन दोनों टुकड़ों को मिलाएंगे तभी आपकी फाइनल रिजल्ट मिलेगा। हाँ, वो कंप्यूटर में, क्वांटम कंप्यूटर करेगा विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन एंड एन्क्रिप्शन टेक्निक। अनदर वन फिनोमेना इज क्वांटम कम्युनिकेशन। इसको हटा ही देते हैं सारे। क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली बेस्ड होता है, आपने सवाल किया था क्वांटम कम्युनिकेशन, अब समझिएगा, वो कंप्लीटली बेस्ड होता है फिनोमेना ऑफ इंटेंगलमेंट के फिनोमेना। और देखिए कैसे, सपोज एक ग्राउंड पर एक स्टेशन है ए और एक स्टेशन है बी, सो एक मैंने क्वांटम सैटेलाइट बनाया,
ठीक है, दिस इज ए क्वांटम सैटेलाइट, यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड सैटेलाइट है। इसके अंदर क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड सर्किट्स डाले गए हैं। नॉर्मली आपके डिजिटल, अभी जो सैटेलाइट सारे डिजिटल कंप्यूटिंग सर्किट्स होते हैं, उनमें जो प्रोसेस वगैरह होते हैं 0-1 पे चलते हैं। ये सैटेलाइट क्वांटम कंप्यूटिंग मशीन बेस्ड सैटेलाइट है, और ये क्या करेगा, अपने अंदर इंटेंगल फॉर्म में 2 क्यूबिट्स जनरेट करेगा। जो अभी एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें 2 क्यूबिट्स की फॉर्म में फोटॉन्स को लिया गया है, लाइट पार्टिकल्स को लिया गया है, ठीक है। तो 2 क्यूबिट्स जनरेट किया, Q1 एंड Q सेट है ये, Q1 एंड Q2, एंड देन फिर वो Q1 को इस ग्राउंड स्टेशन पर सेंड कर देगा और Q2 को इस ग्राउंड स्टेशन पर सेंड कर देगा, और ये दोनों इंटेंगल्ड हैं, ओके। अब ये ग्राउंड स्टेशन इस वाले ग्राउंड स्टेशन को कुछ मैसेज भेजेगा, तो अब ये कोई एक बिट नहीं होगा, सीरीज ऑफ बिट्स होगी जो इंटेंगलमेंट्स में होगी। आपको कैसे इमेजिन करवाएं, पहले टेलीग्राम होता था, ये वाला टेलीग्राम नहीं जो अपने मोबाइल में चलता है हमारे, वो नहीं, वो तो बहुत एडवांस्ड है। पहले जो टेलीग्राम, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया आप लोगों ने, पुरानी फिल्में देखिए, तार किया है बेटा, माँ मर गई, बस इतना लिखा हुआ है ना, हाँ तार आता है, लो भाई, है ना, उसमें सिर्फ सिग्नल्स होते हैं, वो टेलीग्राम से हिट करते हैं, 1 स्ट्रोक का मतलब ये वैल्यू होता है, 2 स्ट्रोक का मतलब ये वैल्यू होता है, 3 स्ट्रोक का मतलब ये वैल्यू होता है। तो फाइनली आप इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बहुत फास्ट स्पीड से भेज रहे हैं। अगर चिट्ठी लिखेंगे पूरी की माँ 10 दिन से बीमार थी और फिर उसको टीबी हो गया और देन फिर वो मर गई, सो वो चिट्ठी पता नहीं पहुंचेगी कितने दिन में। सो जस्ट आपने लिखा कि माँ मर गई। सो इन शॉर्ट जो है आपकी इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, शॉर्ट में आई। तो क्यू ऐसी एक सीरीज हो सकती है यहाँ पर क्वांटम बिट्स की, और यहाँ पर भी इंटेंगल्ड क्वांटम बिट की सीरीज हो सकती है। फिर आपने एक मैसेज को एनकोड किया, और ये दोनों है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए ये इंडिया में है और ये यूएसए में है, बहुत दूर है। अब आप सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर इन क्यू बिट्स को मैनिपुलेट किया, इनकी वैल्यूज में कुछ चेंजेस किए, और उन हर चेंज कोई कोड रखता हो। अब कोड्स में हम नहीं फंसेंगे, फिर टाइम जाएगा, है ना। हर चेंज कोई वैल्यू रखता हो, माँ मर रह गए, है ना, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ चेंज करता हूं तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ भी कुछ चेंज आएगा, और उसको वो डिकोड कर लेंगे, तो मैसेज विद स्पीड ऑफ, इवन स्पीड ऑफ लाइट से भी पहले आपका शिफ्ट हो जाएगा, विदाउट एनी लेटेंसी। लेटेंसी है ही नहीं वहां पर, तो 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी थी ना 5G में, यहाँ पर तो लेटेंसी है ही नहीं। पता नहीं कौन सा फोर्स है जो इन दोनों को इंटेंगलमेंट में रखा हो, यानी आप यहाँ पर एक इंटेंगल पार्टिकल को सैटेलाइट ने तो भेज दिया, अब सैटेलाइट का तो रोल खत्म ही हो गया ना। अब तो ये यहाँ मैनिपुलेट करेगा, वहां पर अपने आप मैनिपुलेशन हो जाएगा, और वो उसको बस डिकोड करेंगे। बीच में कोई चैनल नहीं है, तो कोई हैक भी नहीं करने वाला है। कौन हैक करे? हाँ, सैटेलाइट से ही भेजा गया है। सैटेलाइट में क्या कैसी मशीनरी फिट की है जो क्वांटम बिट्स को जनरेट कर सके, और देन इनको भेजा। तो आप इमेजिन कीजिए कि बीच में कोई चैनल ही नहीं है, तो कौन हैक करेगा इसको? सो दिस इज मोस्ट सिक्योर्ड वे, दिस विल बी मोस्ट सिक्योर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन, नो हैकिंग। हाँ, भेजने के लिए तो सैटेलाइट चाहिए। देखिए, अगर मैं सैटेलाइट को एलिमिनेट कर देता हूँ, चलिए आपकी बात मान ली, तो सैटेलाइट को क्यूबिट्स को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। ग्राउंड पे आप अगर क्यूबिट्स को ट्रांसफर करोगे तो आपको ज्यादा, सपोज मैंने क्यूबिट्स को फोटोन बेस्ड क्यूबिट से मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डाल दिया। कितना महंगा काम है भाई, ऑप्टिकल फाइबर्स को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, स्पेशली जो यमन के जो हुतीज हैं उनकी वजह से। वो डरा रहे हैं रोज अमेरिका और यूरोप को कि ऑप्टिकल फाइबर काट देंगे हम। और आपका सैटेलाइट है तो बीच में कोई है नहीं ना, आपने तो बात ही खत्म कर दी, ग्राउंड पे कोई कनेक्शन रखा ही नहीं। आपने सैटेलाइट है, सैटेलाइट से 2 क्यूबिट्स एंड क्यूबिट्स की एक सीरीज बनाई, एंड एक को मैनिपुलेट करा, दूसरी तरफ वैसा कोड पहुंच गया। यानी मैंने यहाँ 0 लिखा तो यहाँ पर 1 बन गया। ओके, तो मैंने उनको पहले ही बता दिया कि 1 का मतलब हमारी तरफ 0 लिखा गया, तो उसने भी 0 बना लिया। फिर मैंने 1-1 लिखा तो यहाँ पर फिर 0-0 बना, उनको पता है कि 0 का मतलब 1 डिकोड करना है। ओके, फिर मैंने वापस 0 लिखा तो वहां पर 1 बना, और मैंने बोला था कि 1 को उल्टा करो 0, तो मैंने यहाँ जो लिखा वो अपने आप वहां पर डिकोड हो गया ना।
So this is quantum communication without any physical contact, most secured way of communication with speed of light से भी ज़्यादा ही है शायद ये तो। अगर माइक्रोवेव छोटी सी यूनिट है, तो इसको हाथ में ले सकते मतलब हैं, मतलब इसको कुछ फिजिकली जाके वहां रखे हो दूसरी स्टेट कंट्री में। फिजिकली सैटेलाइट क्यों बनाया तो मैंने सैटेलाइट, लेकिन उसके बाद तो सस्ता हो गया ना, आपने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, फिर उसको आप प्रोटेक्ट करो कि कोई बीच में आके आपकी क्यूबिट चुरा नहीं ले जाए। आप ग्राउंड बेस पर करेंगे तो मैं तुम ऐसी बात कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को उठाओ और ले जाओ, इलेक्ट्रॉन उठा सकते हैं हम, वो क्यूबिट ही इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है, तो फिर हम वो क्यूबिट ही इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है, इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। पायलट को इलेक्ट्रॉन देते के बाद देखते ना, तो फिर वो तो ऐसे तो इंडिया बहुत पीछे रहने वाला है, वो तो मुझे दिख रहा है कि जेन जेड जब इंडिया के आईएएस बनेंगे ना, जेन जेड पे तो इंडिया का बेड़ा गर्क कर देंगे। वहाँ की जेन जेड कम से कम यूएसए की, इसराइल की, वहाँ की जेन जेड इतनी हाईली एडवांस्ड है कि वो कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट्स है, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, और हमारी जेन जेड है वो टिकटॉक से आगे निकल ही नहीं पा रही है। उनकी जेन जेड ने टिकटॉक बना दिया, चाइना की जेन जेड ने, यूएसए की जेन जेड ने फेसबुक के अंदर नए नए मेटावर्स बना के दे दिए। मेटावर्स के डेवलपर्स कौन से? अमेरिका की जेन जेड के लोग ही तो हैं, और हमारी जेन जेड इलेक्ट्रॉन्स को हाथ में लेके जा रही है। मैं इंडिया छोड़ने की तैयारी कर लेता हूँ। बहुत बुरा होने वाला है इंडिया का। हाँ नहीं, मैं भी मजाक में ही आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि दिल पे लेके अगले दिन से संन्यास ले लो। मंडे से वो करनी है आपको, इकोनॉमिक्स की क्लास करनी है, और कल और मंडे को जो भी होगा हम करेंगे, ऐसा नहीं जाना मत। ठीक है, सभी तो कर सकते हैं, मंडे ट्यूसडे 2 दिन 2 घंटे क्लास। वो देख लेंगे, मैनेजमेंट जो कहेगा मैं वो करूँगा, फाइनली मेरा चेक वो ही देंगे। सो अब आपको क्वांटम कंप्यूटिंग क्लियर हो गई। सो इम्पॉर्टेंट क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों इतना हमने टाइम क्यों दिया? बिकॉज नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट quantum computing technologies, to promote the development of and the applications of quantum computing technologies in India। क्योंकि जो दुनिया कर रही है, अगर हमने वो नहीं किया तो they will dominate us। इंडिया में चल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बहुत अच्छा इसमें रिसर्च किया है। एंड ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट और मुझे याद आ रहा, आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज बायोमॉर्फिक चिप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी का फ्यूजन से बनी है ये आपको मैं आपको रिटर्न में दे दूंगा ये सारा डिटेल्स, क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज मल्टी डिसिप्लिनरी हो रही है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको अचीव करनी है, ओके। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन के किसी ऑर्गन के साथ जोड़ दें, है ना, सो या किसी मशीन में जोड़ दें, सो बायोमॉर्फिक चिप्स का एक कॉन्सेप्ट आया है, वो मैं आपको रिटर्न फॉर्म में सारा दे दूंगा, एआई में ही जोड़ दूंगा ये पॉइंट भी, क्योंकि ये क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी से कितनी, हाँ ऐसा ही कुछ है कि आप एक चिप को ऐसे डिज़ाइन करें जो आपके न्यूरॉन्स के पैटर्न पर डिज़ाइन की हुई हो, हाँ वो भी उसी कैटेगरी में आती है। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बायोमॉर्फिक चिप्स, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का मैंने वर्ड नाम लिया तो मुझे याद आ गया है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उसने भी डेवलप कर ली है। सो वहाँ की एक प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, हमारा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने सेम लेवल उन्होंने अचीव कर लिया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बायोमॉर्फिक चिप्स का कॉन्सेप्ट क्या है? सो दे फैब्रिकेटेड नैनो एंड जो है क्वांटम लेवल पर, नैनो लेवल पर जो पार्टिकल्स को इस तरीके से अरेंज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपेटिबल चिप्स बनाई। जैसे अभी आप सुनेंगे एआई बेस्ड फ़ोन आ रहे हैं, तो उस फ़ोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एडवांस प्रोग्रामिंग प्रोसेसर लगा दिया गया है, उसको एआई चिप नाम दे दिया गया है। सो इस तरह की चिप्स बनाने का बहुत बड़ा बिजनेस है फ्यूचर में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने सक्सेसफुली ऐसी चिप्स बनाई है जो फ्यूचर में अब इंडियन इंडस्ट्रीज़ को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके उनको प्रमोट किया जाएगा।
ये सारी बातें आपको पता है। तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इंडिया में इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलप करेगा। एंड देन फिर द मिशन विल फंडामेंटल, ठीक है, ये सारा ये आपको पता होना चाहिए। और किस किस फील्ड में इसको इमेजिन किया, तो एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है, वेदर एप्लीकेशन, सिमुलेशन वगैरह वगैरह में, इन सब में तमाम चीज़ों में ये है। तो ये एक स्क्रीनशॉट मैंने वहाँ की जो है गवर्नमेंट का है उस बजट का, उसको उसमें डाल दिया है। ठीक है, ये बातें हमने कर ली है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, वही जो इनक्रिप्शन है वही है, ठीक है, और ये सारा है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव, इस मिशन के सारे डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पीछे कोई स्क्रीन, हाँ 4 ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए, ये पॉइंट्स आपको ध्यान होना चाहिए। एंड देन ये फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पर किया गया था अब तक, इससे पहले क्वांटम टेक्नोलॉजी पे कभी क्वेश्चन नहीं किया गया था, आप देख सकते है ना। आप इमेजिन कर सकते हैं आराम से, क्यूबिट मतलब क्यूबिट वर्ड सुनते ही आपको, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या क्लिक कर रहा है, की कहाँ यूज़ की थी, क्वांटम इनक्रिप्शन में, है ना। क्वांटम सैटेलाइट वर्ड सुनते ही आपको मन में क्या क्लिक कर रहा है, इंटेंगलमेंट की एप्लीकेशंस, है ना। इस पे मतलब बहुत अच्छे और मतलब ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सो हो गया। नेक्स्ट, हाँ जी डिफेंस टेक्नोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक है। उसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए चलते हैं और देखते हैं आगे क्या आता है। ये बंद हो गया, हाँ शुरू करें। डिफेंस टेक, ओके। क्या है डिफेंस टेक्नोलॉजी? ऑल टेक्नोलॉजिकल थिंग्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इट इंक्लूड्स व्हाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर ये बहुत वाइड एरिया है, बट कैसे उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सो हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमें स्टडी करना चाहिए दैट इज़ मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको हमें डीप स्टडी करना चाहिए। कौन कौन से मिसाइल्स हैं इंडिया के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एयरक्राफ्ट्स हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखते हैं एक एक करके इनको। लाइक मिसाइल टेक्नोलॉजी से हम शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ मिसाइल, बताइएगा। हाँ राइट बताइए। हाँ और बोलिए। स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद तो कम से कम आपसे एक बेटर डेफिनेशन की उम्मीद करता हूँ। मिसाइल इज अ काइंड ऑफ रॉकेट दैट कैरीज एंड डिलीवर। पेलोड में क्या है, पेलोड तो एक अम्ब्रेला टर्म हो गया। पेलोड में सैटेलाइट है तो वो क्या सैटेलाइट डिलीवर करके आएगा पाकिस्तान को, वो तो नहीं करेगा। वॉरहेड राइट। सो मिसाइल इज अ काइंड ऑफ रॉकेट दैट डिलीवर्स वॉरहेड्स टू इट्स टारगेट्स। वॉरहेड एक एक्सप्लोजिव है, ठीक है। वॉरहेड क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। केमिकल बेस्ड वॉरहेड भी हो सकता है, लाइक आरडीएक्स से बना हुआ कोई बम हो सकता है, टीएनटी से बना हुआ कोई बम हो सकता है। देखिए वॉरहेड है, देखिए चलिए आपने इस वर्ड को ही कर दिया, तो एक तो कन्वेंशनल होता है, राइट। कन्वेंशनल वर्ड यूज करना चाहिए था। कन्वेंशनल में टीएनटी, आरडीएक्स वगैरह बेस्ड जो बॉम्ब होते हैं, जो पहुंचते हैं और वहाँ पर एक्सप्लोजिव करते हैं, और जो है एक्सप्लोजिव्स होते हैं, केमिकल एक्सप्लोजिव्स होते हैं, वो ब्लास्ट करते हैं, वहाँ पर हीट और एक्सप्लोजन की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। दूसरा होता है फिर आपका न्यूक्लियर
न्यूक्लियर में फिर दो पार्ट्स में हो गया, एक तो एटम बम और एक हाइड्रोजन बम, है ना, हाइड्रोजन, हाँ, तो थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम हो गया, एंड एटम बम ये फिजन बेस्ड बम हो गया। फिर और क्या हो सकता है, जैसे आपने बोला केमिकल, है ना, मस्टर्ड गैस हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, वाइट फास्फोरस जो अभी इसराइल पैलेस्टाइन पे यूज़ कर रहा है, दैट इज़, है ना, और हाँ नेपाम हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, एटम बम फिजन बेस्ड, राइट। बायोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल में कोई कोई ऐसा वायरस या कोई बैक्टीरिया ये हो सकता है, या ऐसा पैथोजन हो सकता है जो उस पर्टिकुलर एरिया में जाके वहाँ की सारी फूड क्रॉप्स को ख़राब कर दे, है ना, इंसानों को अटैक करने के बजाय वो फूड क्रॉप्स को भी ख़राब कर सकते हैं। सपोज बायोलॉजिकल कन्वेंशन है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, तो हम उसमें आप डायरेक्ट इंसानों को मारने के लिए बायोलॉजिकल वेपन नहीं भेज सकते। तो कोई देश ऐसा भी स्मार्टनेस दिखा सकता है कि वो इंसानों को मारने के लिए वहाँ की सारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दे, वहाँ के सारे पोल्ट्री इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दे, एनिमल हस्बेंड्री को डिस्ट्रॉय कर दे, तो अपने आप वहाँ पे फेमाइन शुरू हो जाएगी। इस तरीके से भी काम हो सकता है, ठीक। नहीं नहीं, वेपन तो नहीं था, एज ए वेपन अगर इंटेंशनली शुरू करे तो बायोलॉजिकली होगा, लेकिन वो उसको वेपन नहीं कहेंगे, वो एक एक्सीडेंट था। कुछ लोग तो कहते हैं कि वुहान में जो उनकी वायरोलॉजी की लेबोरेटरी है वहाँ से रिलीज हुआ था, कुछ थियरीज तो वहीं से लीक हुआ था। वो तो रिसर्च तो करेंगे ही ना वायरसेस पे, रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, तभी तो फ्यूचर के वायरसेस की ट्रीटमेंट, वैक्सीन्स वगैरह, वायरस की नेचर को स्टडी करना, उनके फीचर्स को स्टडी करने के लिए करना। ऐसी है बिल्कुल, क्या वायरोलॉजी लेबोरेटरी बेंगलोर में है बहुत बड़ी, और जो IITs है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, CCMB हैदराबाद है, सेलुलर बायोलॉजी, सेलुलर, ठीक है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, CCMB हैदराबाद में बहुत बड़ा है, ठीक है, बेंगलोर में है बायोलॉजी पर बहुत बड़ी लेबोरेटरी। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, सब में है, जो भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है सब में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में बहुत एडवांस्ड है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, ठीक है। तो ये इंडिया में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्सीडेंटली हुआ होगा, या फिर एक वो भी बताया गया था कि चाइना के लोगों की फूड हैबिट्स की वजह से, जैसे जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी USA ने एक रिसर्च करके बताया कि ये वायरस फूड हैबिट्स की वजह से भी फैल सकता है, क्योंकि चाइना के लोग वाइल्ड प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा खाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को खाते हैं, लाइक स्नेक्स, बैट्स, है ना, और बिना पकाए, है ना, बिना पकाए खाते हैं, है ना। ऑक्टोपस को कोरियंस एंड चाइनीज लोग जिंदा ही खा जाते हैं। एटलीस्ट कम से कम इतना रहम तो करो, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कम से कम उसको प्रॉपर्ली मार दो, उसको दांतों से मारोगे उससे बेटा चाकू से मार दो ना प्लीज़, तो वो बहुत मतलब बहुत ही गंदा काम है। तो खैर उस जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी का रिसर्च कहता है कि उनकी फूड हैबिट्स की वजह से हुआ है, व्हाटएवर जो भी है। और इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे तो इस तरह की आउटब्रेक्स ह्यूमन वाइल्ड इंट्रैक्शन की वजह से भी होते हैं। ह्यूमन वाइल्ड इन्वायरमेंट इकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन वाइल्ड इंट्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम जंगल को काट रहे हैं और वहाँ पे सेटलमेंट्स बना रहे हैं, खेत बना रहे हैं ना, फार्मलैंड्स बना रहे हैं। सो अब ह्यूमन पहले वाइल्ड लाइफ से बहुत दूर रहते थे, बट अब नाउ इंट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग। वाइल्ड लाइफ ह्यूमन एरियाज में आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं JLN मार्ग में अक्सर लेपर्ड्स आ जाते हैं, है ना, बैट्स वगैरह ऐसे जानवर। तो ह्यूमन वाइल्ड इंट्रैक्शन की वजह से भी होता है। लाइक केरला में निपा वायरस आउटब्रेक हुआ था, वो ह्यूमन वाइल्ड इंट्रैक्शन की वजह से हुआ था। निपा वायरस जो बैट्स में पाया जाता है वो उन प्लांटेशंस में चला गया जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स थे, हाँ, फ्रूट से। इसी तरह इबोला वायरस जो बहुत डेडली वायरस है वो भी ह्यूमन वाइल्ड इंट्रैक्शन से हुआ। खैर वो हम टॉपिक से आगे चले गए। हमारा टॉपिक है मिसाइल्स। सो व्हाट आर मिसाइल्स? दीज आर मीन्स काइंड ऑफ रॉकेट्स दैट डिलीवर वॉरहेड्स टू देयर टारगेट्स, दीज आर मिसाइल्स। एक एक करके बात करते हैं। सो टाइप ऑफ मिसाइल्स की बात अगर मैं करूँ, ये काफ़ी डेंस है, लिखने के लिए कुछ है नहीं। सो टाइप ऑफ मिसाइल्स की अगर मैं बात करूँ, देयर आर टू टाइप ऑफ मिसाइल्स।
ठीक है, मिसाइल्स दो तरह की है, वन इज बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स। नोट मत कीजिएगा, सारा मैं डायग्राम की जरूरत होगी तो डायग्राम बना लीजिएगा, मैं डायग्राम नहीं लगाया मैंने इसमें। व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल्स? दोज मिसाइल्स विच flies on a predefined parabolic path are called ballistic missiles। यानी एक मिसाइल है वो प्रीडिफाइंड पैराबोलिक पाथ पर अगर गिर रही है, यानी एक पत्थर भी अगर मैं यूं फेंकता हूं सो एक पैराबोलिक पाथ पर चल रहा है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैलिस्टिक है वो। आप इजराइल पैलेस्टाइन वॉर से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ यही वर्ड, मिसाइल वर्ड नहीं, कई बार वो बैलिस्टिक मूवमेंट भी लिखते हैं ना, बैलिस्टिक ऑब्जेक्ट भी लिखते हैं, है ना। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो उसमें कई बार मिसाइल की वजह बैलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस पैराबोलिक प्री डिफाइंड पैराबोलिक पाथ पर रन करते हुए आते हैं। सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स और मिसाइल्स जो आर कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और क्रूज मिसाइल्स आर जो प्री डिफाइंड पाथ पर नहीं चलती हैं, अगर चल भी रही हैं तो भी वो चलते चलते अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं, आर कॉल्ड क्रूज मिसाइल्स, है ना। क्रूज, हाँ, ट्रैक हो सकती है, हाँ, ये अपने पाथ को चेंज कर सकती है, ये अपने पाथ को चेंज कर सकती है, हाँ हाँ, टारगेट पे लोग करके अपने पाथ को चेंज करती है। बैलिस्टिक मिसाइल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ही मूव करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स ये जा रही है नहीं, ये अपना नहीं, आपने टारगेट सेट कर दिया इसका, लेकिन बीच में ये अपनी डायरेक्शंस चेंज करती हुई चलती है ताकि दुश्मन के जो रेडार्स हैं वो कंफ्यूज रहें और उसको हिट डाउन नहीं करती। इसका ड्रॉबैक ही ये होगा, टारगेट जो सेट किया है ये वहीं जाएगी, बट एक इसकी ग्रेविटेशन के अंडर चलती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर काम करती है, तो ये एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी। ये अपनी हाइट को मैक्सिमम हाइट अचीव नहीं करती, ये लो हाइट पे भी चलती है और उसमें भी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। सो ये लो हाइट पे काम करेगी और ये हाई मैक्सिमम हाइट पे काम करेगी। तो अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? यस, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन से पैराबोला, किसी ने साइंस मैथमेटिक्स ली है कभी 11-12? हाँ, तो पैराबोला ज्योमेट्री में चैप्टर है, तो पैराबोला में मैथमेटिकल इक्वेशन से पैराबोलिक पाथ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और मिसाइल का स्पीड आप रेडार से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है तो आपको स्पीड पता है, उसका पाथ पता है, तो आपको पता है कि वो टी टाइम पर कहाँ मौजूद होगी, कैलकुलेट किया जा सकता है। सो टी टाइम पर आपको पता है कहाँ मौजूद होगी, तो आपके पास एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो टी टाइम पर वो भी यहाँ से मिसाइल लॉन्च कर दे, वो भी इसी पी पॉइंट पर आ जाए, दोनों यहाँ पर आकर मिल जाएंगी, टक्कर हो जाएगी और बैलिस्टिक मिसाइल, हाँ हाँ, मैथमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ और उसकी पोजीशन प्रिडिक्टेबल है, सो वी कैन हिट डाउन अ बैलिस्टिक मिसाइल इजीली देन ए, या इजियर वे देन ए क्रूज मिसाइल। क्रूज को भी कर सकते हैं बट उसको हिट नहीं 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 नहीं, अगर ये आपने लॉक कर, क्रूज से क्रूज नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, प्लस उसकी हाइट इतनी कम है कि उसको रेडार से आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि पाकिस्तान में हुआ अभी रिसेंटली, इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हुआ और वो पाकिस्तान में पहुंच गया। रीजन क्या था? उन्होंने अपने एक ऑफिसर को भी सस्पेंड किया जो डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देख रहा था, लेकिन वो ट्रैक नहीं हो पाया, कुछ लोग कहते हैं कि इंटेंशनली छोड़ा गया था, पानी में पत्थर मार के देखते हैं कि कितनी कैपेसिटी है उनकी एयर डिफेंस सिस्टम की, ये भी कहते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली एडमिट नहीं किया है और एक एक्सीडेंट माना गया है, करते नहीं, बट ये इंडिया पाकिस्तान में इस तरह के अनऑफिशियल गेम्स चलते रहते हैं, है ना। तो ये बात है, वो क्रूज मिसाइल थी इसलिए ट्रैक नहीं हो पाई, अगर वो बैलिस्टिक होती तो इजीली ट्रैक हो जाती, पाकिस्तान भी कर लेता, बट वो क्रूज मिसाइल थी, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल थी।
हाँ लो भी था और स्पीड भी उसकी साउंड की स्पीड से ज़्यादा थी, सो इसको ट्रैक नहीं है। और क्रूज मिसाइल, इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो दुनिया की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल है। यूएसए के पास भी नहीं है, यूएसए की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है, बट वो दुनिया की सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। सो उसको ट्रैक करना इतना आसान नहीं था। सो दीज आर, अब एक डिफरेंस प्री डिफाइंड पाथ, हाइट एंड यहाँ पर दो डिफरेंस है। एक डिफरेंस और इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल आर प्रोपेल्ड बाय जेट इंजन, sorry rocket engine, yes rocket engine, and cruise missiles are propelled by jet engine। और jet engine में भी फिर ramjet and scramjet, ramjet and scramjet इंजन पर प्रोपेल्ड होती है। और क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन जो आपने पढ़े हैं, PSLV, GSLV एंड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन्स के जो सॉलिड फ्यूल बेस्ड, लिक्विड फ्यूल बेस्ड एंड क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड जो रॉकेट इंजन होते हैं उन पर बेस्ड होती है बैलिस्टिक मिसाइल। इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के रॉकेट प्रोग्राम को बैन कर रहे थे या सैंक्शन कर रहे थे, बिकॉज जिसने सक्सेसफुली रॉकेट प्रोग्राम बना लिया वो मिसाइल प्रोग्राम अपने आप बना लेगा। ठीक है, ये मिसाइल और रॉकेट एक ही, और ये जेट इंजन पर बेस्ड होती है, रैमजेट एंड स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी बेस्ड। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये हमने स्पेस में डिस्कस किया था, बता सकता है कोई? इंजन तो होते हैं, वो तो है, कौन से होते हैं ये तो बताओ कम से कम इतना। अभी कल परसों ही तो बात की थी हमने। बताएं जल्दी बताएं, सवाल का जवाब मिलना चाहिए। ये अपने साथ ऑक्सीडाइजर लेके नहीं जाता है और एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और उससे अपने फ्यूल को बर्न करके आगे बढ़ता है, दैट इज रैमजेट। आपका जो एयरक्राफ्ट है, आप फ्लाइट्स में भी जाते हैं कभी, तो उसमें भी जो इंजन लगा होता है वो जेट इंजन लगा होता है, तो वो उसमें फ्यूल तो होता है, वो ऑक्सीडाइजर लेके नहीं जा रहा होता है, वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज कर रहा होता है। दैट्स वाई जेट इंजन या कोई भी इंजन होता है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज करता है। रॉकेट इंजन अपने साथ फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीडाइजर भी साथ में लेके जाता है, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड जो हमने देखा था। मैं समझा नहीं क्या क्वेश्चन है। ऑक्सीजन तो चाहिए, किसी भी फ्यूल को आपको बर्न करना तो ऑक्सीजन चाहिए, आप कोयला भी जलाएंगे तो ऑक्सीजन। हाँ, अब इसमें डिफरेंस बता दो चलो, रैमजेट और स्क्रैमजेट में क्या डिफरेंस है? अरे याद नहीं रहता है। स्क्रैमजेट सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है, दैट्स द। मुझे लगता है कि मैं डिस्कवरी चैनल चला रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लिखवा रहा नहीं हूँ, है ना। यूजुअली कॉपी जितनी मोटी उतना अच्छा टीचर। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक डिस्कवरी चैनल, मैं बचपन में बहुत देखा तो वो कॉपी करने की कोशिश करता हूँ कि डिस्कवरी चैनल में एक बार देख लेते हैं ना तो वो पूरी डॉक्यूमेंट्री याद हो जाती है। आप लोगों को याद ही नहीं हो पा रहा। एक्सप्लोजिव पे डिपेंड करता है, फिर आप कौन सा वॉरहेड लेकर जा रहे हैं, कितना इंटेंसिटी का है वो उस पर। फिर भी आपके सवाल का जवाब अगर देना चाहें तो बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा डैमेज करेगी क्योंकि वेट बेयरिंग कैपेसिटी बैलिस्टिक मिसाइल की ज़्यादा है। हाँ, पैराबोलिक में जाने, हाँ वो वेट ज़्यादा उठा सकती है इसलिए ये ज़्यादा डैमेज करेगी, लेकिन इसकी एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, इसकी एक्यूरेसी कम है। सो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो डैमेज हो रहा है कि आप कितना एक्यूरेटली मार रहे हैं, फिर कितना उसमें एक्सप्लोजिव है, न्यूक्लियर वगैरह, तो इसमें भी कैपेसिटी है। ठीक है, सो ये बात है बैलिस्टिक मिसाइल एंड, हाँ ब्रह्मोस क्रूज है। हाँ, एक एक करके देख लेते हैं। सो व्हाट इज द बैलिस्टिक मिसाइल? अग्नि सीरीज बैलिस्टिक है, आ जाएगी सारी सामने आ जाएगी आपके, है ना। व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल, वो सारी बातें जो हमने डिस्कस की है वो सारी यहाँ पे हो गई है। ठीक है, और अब टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल बेस्ड ऑन देयर रेंज के बेसिस पर अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल का क्लासिफिकेशन करने की करता हूँ तो देयर आर 4 टाइप। वन इज शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज एंड इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। ठीक है, सो शॉर्ट रेंज मीन्स सबसे छोटी 1000 किलोमीटर तक की जो रेंज की मिसाइल्स हैं, जो अपना 1000 किलोमीटर की दूरी पर जो टारगेट है वहां पर जाकर के हिट कर सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। शॉर्ट में
उसमें फिर मीडियम रेंज में 1000 टू 3500 किलोमीटर्स, देन फिर इंटरमीडिएट में 35 टू 5500 किलोमीटर्स की रेंज, और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल मीन्स 5500 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज अगर आपके सामने आ जाती है, सो जो इंटरकॉन्टिनेंट यानी आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके अटैक कर सकते हैं। ये 4 रेंज की इंडिया के पास ये चारों तरह की ही है, देखते हैं। ठीक है, क्रूज मिसाइल के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, लोअर एटमॉस्फेयर में ये फ्लाई करती हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। क्या? हाँ, लो एल्टीट्यूड पर चलेगी तभी तो उसको आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल है। और सपोज मैं यूँ सीधा आपको फेंक के कुछ चीज़ मारूँ स्पेन की, और एक यूँ आराम से फेंक के मारूँ ऊपर से, यूँ ऊपर से, तो आप इजीली किसको कैच कर पाएंगे? ऊपर वाले को कर पाएंगे ना, सीधा आ रहा है। जो लो एल्टीट्यूड पे होता है तो वो राडार सिग्नल्स बीच में कई बार उनको ऑब्स्टिकल्स वगैरह की वजह से, हाँ, एक एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड की चीज़ों को ज़्यादा आसानी से किसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक है, सो आपको सीधा लो एल्टीट्यूड पे कोई चीज़ फेंक के मारी जाए तो आप उसको कैच करने के चांसेस कम है। कैच अभी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट चांसेस कम है। और यूँ फेंक कर मारूँ तो इजीली आप कैच कर पाएंगे, बस ये डिफरेंस है। आप पैराबोलिक पाथ और स्ट्रेट पाथ में आप देख सकते हैं। क्या कंप्लीट ऐसा सिस्टम जो लो एल्टीट्यूड पर हिट कर सकता है इजराइल के पास है। तो इजराइल के पास वो कैपेसिटी है कि वो क्रूज को भी ट्रैक करके हिट कर सकता है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, ये 2 इसके सिस्टम है जो बहुत एडवांस लेवल के हैं, और हमें रोज़ न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है कि कितना एक्यूरेटली बारिश हो रही है वहाँ पे। और जैसे हमारे दिवाली पे पटाखों का सीन होता है, वो लोग बालकनी से देख रहे हैं और आसमान में मिसाइल्स ब्लास्ट हो रही हैं और दे आर ओके। अब हालांकि अब वॉर में इस कल ऐसा हुआ कि जो हिजबुल्लाह है उसने ऐसी मिसाइल्स फेंकी, मतलब लॉन्च की 2000 हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी। उनमें से कुछ मिसाइल्स रह गई, बिकॉज जब आप कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं तो आपका एनिमी भी करेगा। तो उन्होंने एक दूसरा टेक्निक डेवलप किया कि डेविड स्लिंग एंड आयरन डोम का भी एक कैपेसिटी है, वो पहले आगे स्लो मिसाइल्स का एक स्वाम भेजेंगे, एक पूरा ग्रुप भेजेंगे, वो एक स्पीड से आएगा तो वो सारा उनके साथ इंगेज हो जाएगा। उसके पीछे ड्रोन्स का एक ग्रुप जाएगा, उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, और सबसे लास्ट में हाइपरसोनिक मिसाइल्स का ग्रुप जाएगा। हाँ, हाइपरसोनिक और ज़्यादा स्पीड हो जाती है। हाँ, स्क्रैमजेट सुपरसोनिक है। फिर उसके पीछे वो लोग क्या कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स डाल रहे हैं, स्पीड को फर्दर पीछे 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 बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब तक वो एडवांस मिसाइल उनके एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, उससे पहले पहले क्या होता है कि उनके सारे जो सिस्टम में इंगेज हो चुके होते हैं, और फिर वो एडवांस मिसाइल जाके टारगेट पे हिट कर। हाँ, तो उन्होंने सैकड़ों भेज रहे हैं वो। हमास ने भी सबसे पहले जो 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था, तो उसमें उन्होंने 5000 मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी। हालांकि उनकी मिसाइल इतनी एडवांस नहीं थी, वो टॉयलेट लाइन के जो पाइप्स होते हैं उन्हीं से वो मिसाइल्स बना रहे थे, लेकिन एक साथ 5000 भेजी तो सारा उनका एयर डिफेंसिव सिस्टम जो है इंगेज हो गया, तो बहुत सारी छूट गई और वो हाँ, उनके पास कहाँ टेक्नोलॉजी है। हमास के लोग तो चारों तरफ से, इस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल कहा जाता है गाजा को, क्योंकि चारों तरफ से क्या चीज़ अंदर जा रही है, क्या चीज़ जा रही है, वो सब इजराइल डिसाइड करता है। सो वो टॉयलेट के पाइपलाइन स्मगल करके मंगाते हैं, देन शुगर और नाइट्रेट्स को मिला करके एक केमिकल बनाते हैं, देन फिर उसको मिसाइल रॉकेट बनाते हैं। तो लड़ने मतलब आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, अंडरग्राउंड टनल सिस्टम है, तभी तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली विथ मिनिमम रिसोर्सेज। बस एक लगन थी लड़ने की उन लोगों के पास, और बस यही था, और क्या। ये तैयारी इतनी करी, मोसाद सारी दुनिया पे नज़र रखता है, उनके बगल में क्या हो रहा था वो उनको पता नहीं था कि इतनी बड़ी तैयारी चल रही। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। खैर, अब ये लड़ाई किस मोड पे जाएगी, जो भी है इनह्यूमन लेवल पर जा चुकी है। दोनों ही जो पार्टीज़ हैं वो दोनों इंसानियत को बिल्कुल छोड़ चुकी है। व्हाटएवर, चलिए, क्रूज मिसाइल के बारे में हम बात कर चुके हैं। जबकि हमारे जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो हमेशा कन्वेंशनल वॉरफेयर करता है, कभी भी इस तरह के काम नहीं करता है। तो हमारे यहाँ लेवल अलग है।
हमने कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, चाहे 65 वॉर हो, 71 हो, कारगिल हो, हमेशा आर्मी टू आर्मी अटैक किया। तो टाइप ऑफ क्रूज मिसाइल, इसको हम स्पीड के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। अगर सब सोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें, सो 1 मैक इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। सो 1 मैक से कम अगर स्पीड है अगर किसी मिसाइल की, दैट इज कॉल्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक मीन्स साउंड की स्पीड का डबल टू ट्रिपल हो, सो दैट इज सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक मीन्स 5 मैक या इससे ज्यादा हो, यानी साउंड की स्पीड का 5 टाइम्स या इससे ज्यादा टाइम्स स्पीड हो अगर किसी मिसाइल की, दैट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक मिसाइल। हाँ बिल्कुल दिखती नहीं, पता ही नहीं चलता कब आई। और हाँ, साउंड भी उसके मिसाइल के पहुंचने के बाद आएगा, मिसाइल का साउंड भी। हाँ टारगेट थे ही नहीं, यानी कहीं आगे जा चुकी हो, यानी साउंड को वो पीछे छोड़ के आ रही है। जैसे आपने दिवाली का पटाखा चलते हुए देखा होगा, सो लाइट में और साउंड में डिफरेंस होता है। साउंड तो अब साउंड की स्पीड से ही कोई तेज चल रहा है तो वो जो साउंड जनरेट कर रहा है वो उसके चले जाने के बाद आता है। बिल्कुल है, इंडिया के पास है। जब हिजबुल्ला लॉन्च कर रहा है हाइपरसोनिक्स तो फिर इंडिया नहीं बनाएगा। अब वो तो गलती उस ऑफिसर से पूछे जिसने गलती की है, पूछ के करिए, ये गलती है, गलती से गलती हो गई, व्हाटएवर। हाँ, तो ये है इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम। एक साइंटिस्ट हुए थे, ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने मिलियंस ऑफ इंडियंस को मोटिवेट किया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने ये सबसे पहले विज़न रखा जब इंडिया लगातार 65, 62, 71 के वॉर्स लड़ रहा था, चारों तरफ से हॉस्टिलिटी मिल रही थी इंडिया को। लाइक हॉस्टिलिटी मीन्स पाकिस्तान से हॉस्टिलिटी, चाइना से, और USA भी पाकिस्तान को उस टाइम सपोर्ट करता था। तो इंडिया एक अकेला सा पड़ चुका था और ग्राउंड बैटल्स में वो लड़ा था, लेकिन बहुत से लोगों ने अपनी जान दे करके वो बैटल्स जितवाई, अपनी कुर्बानियाँ देकर जिताई। तब एक कॉन्सेप्ट लाया था, हमेशा से था वो कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कुछ नया था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये विज़न दिया और उनके साथ और भी, अकेले नहीं थे, और भी थे, डॉक्टर सैम मानेकशॉ वगैरह, इन सब ने, कि जनरल कि एक होता है स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल स्ट्रेटेजी, एक होता है स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। टैक्टिकल एक्शंस में होता है कि आप मुझे मारने आ रहे हैं एंड देन फिर जब आप मुझ पर अटैक करेंगे देन आई विल हिट यू। ठीक है, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, आप में से कोई भी इरादा कर सकता है कि कोई मुझे पीट सकता है, सो आप आ जाएं, और फिर जब वो पीटने आएगा तब मैं लड़के उसको जवाब दूंगा कि भाई मुझे पीटना आसान नहीं है। एक होता है डिटरेंस, मैं इतनी मसल्स बना लूँ, इतना लंबा चौड़ा दिखने लगूँ कि कोई लड़ने की कोशिश ही नहीं करे। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। आप इतने लेवल की, कोई पूछ रहा है, उस लेवल का मिलिट्री टेक्नोलॉजी और मिलिट्री कैपेसिटी अचीव कर लें कि कोई आप पर अटैक करने से पहले सोचे कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। स्पेशली कोई आप पर सीवियर अटैक करने से पहले सोचे कि कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। लाइक मुंबई टेरर अटैक, लाइक आप पर कोई बायोलॉजिकल वेपन डाल दे या न्यूक्लियर वेपन डाल दे, तो ठीक है, मेरा तो एक सिटी डिस्ट्रॉय कर दिया तुमने, ओके, मेरे तो 1 लाख लोग मार दिए, एंड देन व्हाट विल आई डू, अब बताता हूँ मैं। उसके बाद इतने न्यूक्लियर बम मारूंगा कि पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। तो अब ये स्ट्रेटेजिकल डिटरेंस हो गया कि आपने इतनी मिलिट्री मसल्स डेवलप कर ली कि अब कोई भी आप पर सीवियर अटैक करने से पहले कई बार सोचेगा। तो आप देखेंगे कि जब जैसे जैसे इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम बनता गया, पाकिस्तान की पॉलिसी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करने के बजाय टेररिज्म पर शिफ्ट हो गई। और टेररिज्म में क्या होता है, प्लॉसिबल डिनाएबिलिटी होती है। आप इंटरनल सिक्योरिटी और IR में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। प्लॉसिबल डिनाएबिलिटी मीन्स भाई मैंने अटैक नहीं किया, ये टेरर अटैक, टेरर ग्रुप से भी मानते ही नहीं मेरी बात। लाइक आपके पड़ोसी, मेरे पड़ोसी के घर की खिड़की मेरे बेटे ने तोड़ दी, तो मैंने थोड़ी ये बच्चा है, मानता ही नहीं, मैं क्या करूँ। सो टेरर अटैक से ये हमारे भी कंट्रोल में नहीं है। टेररिस्ट ये टेररिस्ट है तो हमारे ग्राउंड में, ये पता नहीं कहाँ से आए, हमें नहीं पता। सो हमने अटैक नहीं किया, ये टेररिस्ट ने किया है, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आई डोंट नो। अब फ्रीडम फाइटर्स को रोक लो, तुम जाओ अटैक करो।
सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अंडर इन्होंने शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज बेस्ड मिसाइल्स को डेवलप करना था, जो इंडिया के अलग अलग शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डेवलप करना था। 2 तरह की मिसाइल्स डेवलप की गई, हाँ हाँ ये पढ़ेंगे आप IR में, जस्ट इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा था। स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स डेवलप की गई और टैक्टिकल मिसाइल्स डेवलप की गई। टैक्टिकल मिसाइल्स वो होती है जो बैटलफील्ड में, वॉर में काम आए, है ना, ये दिखाने के लिए नहीं होती है। खाने के दांत, और 2 तरह के दांत है, खाने के और दिखाने के। सो ये वॉर में काम में लेने के लिए मिसाइल्स बनाई गई है, हाँ टैक्टिकल मिसाइल्स। देखेंगे कौन कौन सी है ये। और एक होती है स्ट्रेटेजिक मिसाइल, जो कभी भी वॉर में काम लेने के लिए नहीं होती है, लेकिन इनकी कैपेसिटी और इनकी मतलब डिस्टेंस और इनकी एक्सप्लोसिव बेरिंग कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये डिटरेंस के लिए काम आती है। ये यूज में लेने के लिए नहीं होती, बस ये डिटर करने के लिए होती है। लाइक चाइना ने जब वो डोकलाम का जो इशू किया था, सो इंडिया ने वहाँ पे मिसाइलें तैनात की कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस करोगे सो वी विल, ये हमारी मिसाइल है, इसकी 5000 कैपेसिटी है, आपके इंटरनल सिटी को उड़ा देंगे। रोक सको तो रोक लो, इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी है, अब देख लो कैसे रोकना है। सो चाइना ने बॉर्डर क्रॉस नहीं की। ये डिटरेंस है भाई, हमारे डिटरेंस मीन्स हमारे पास ये मसल है। सो आप प्लीज सोच लेना, अटैक करने से पहले हम इस मसल को यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिक। और टैक्टिकल आपको लड़ने के लिए काम में, देखिए कैसे, लाइक ये इसमें कौन कौन सी मिसाइल इस प्रोग्राम के अंडर डेवलप की गई थी वो देखेंगे। तो जैसे पृथ्वी है, रेंज है 150 किलोमीटर, ये दिखाने के लिए नहीं है, ये आराम से बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर तो नहीं, या जोधपुर से लॉन्च की जाएगी, और सपोज उस तरफ पाकिस्तान का कोई मिलिट्री स्टेशन है या कोई चौकी है, वहाँ पर जाके गिरेगी और वहाँ ब्लास्ट कर देगी। सो शॉर्ट रेंज पर अटैक करने के लिए है, और ये रियल में काम में लेने के लिए है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल जितनी भी होती है सब टैक्टिकल होती है, ऑन ग्राउंड यूज की जाती है, इनको डराने के लिए नहीं रखा जाता। इनकी पेलोड कैपेसिटी क्या है ये पता होना चाहिए, इनकी रेंज क्या है ये पता होना चाहिए। और यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी 1 जो है वो आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए बनाई गई है। पृथ्वी 2 है, दैट इज डेवलप फॉर एयरफोर्स, एंड पृथ्वी 3 फॉर नेवी। हाँ नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये वर्जन नंबर है, ठीक है। ये हाँ ये आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, इसके बाद इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट के अंदर कौन सी मिसाइल डेवलप की, दैट वाज अग्नि मिसाइल सीरीज। डिटरेंस मीन्स रोकना, तो दिखाने वाले स्ट्रेटेजिक वाले, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस मीन्स रोकना। अब जैसे मुझे कोई भी पीट सकता, अगर मैं 6.5 फुट का हूँ, लंबा चौड़ा हूँ, तो कोई भी आसानी से सोचेगा ही नहीं देखने के बाद, दैट इज डिटरेंस। अग्नि, इसमें अग्नि 1 शॉर्टेस्ट पेलोड कैपेसिटी। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं ये स्मॉल रेंज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, या इंटरमीडिएट है, या तो इंटरकॉन्टिनेंटल है। आप डिसाइड कर सकते हैं रेंज के हिसाब से, है ना, वो अब आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, और ये यहाँ मैंने टाइप लिख भी रखा है। सो ये इस तरीके से आप, हाँ ये सब बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर सारी मिसाइलें बैलिस्टिक ही डेवलप की गई है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर ये अग्नि 6 है, ये भी टेस्ट हो चुकी है, अंडर डेवलपमेंट है, सॉरी ये टेस्टिंग फेज में है, और ये अंडर डेवलपमेंट, लेकिन ये भी रेडी टू गो है ना। अग्नि 5 पे ICBM में रेडी टू गो है, और ये टेस्ट अंडर डेवलपमेंट है। MIRV टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा, ये सब स्ट्रेटेजिक है। हाँ ये, लेकिन अब 10,000 किलोमीटर दूर कौन बैठा है जिसको हम मारना चाहेंगे, बट ये दिखाने के लिए कि हमारे मसल्स इतने हैं, मिलिट्री मसल्स इतने कि हम वहां तक जा सकते हैं। मतलब टैक्टिकल के अंदर 1000-1500 किलोमीटर जिसकी रेंज है वही होती है क्या? हाँ शॉर्ट, मतलब जिनका ऑब्जेक्टिव बैटलफील्ड में काम में लेने का। ये अब 10,000 किलोमीटर दूर कौन बैठा है जिसको हम मारेंगे? सब यूरोपियन कंट्रीज है जो हमारे मतलब एलाइज हैं, हम हमारे उनके साथ
बिजनेस रिलेशनशिप है, हम कुछ भेजते हैं कुछ लाते हैं, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ कमाने के लिए गए हुए हैं, सो हम वहाँ मिसाइल क्यों मारेंगे? बट ये मिलिट्री मसल से जो दिखाने के लिए होती है। हाँ, समझा नहीं। हाँ, यस यस यस, लाइक सपोज कोई वर्ल्ड वॉर सिचुएशन आ गई, अब बहुत सारे ग्रुप्स में बट गया है, इंडिया भी एक ग्रुप का पार्ट है, अब इंडिया को अटैक करना है सपोज रशिया के फेवर में यूक्रेन पे, तो इंडिया यहीं से अपनी आर्मी बटालियन भेजने के बजाय यहीं से एक ICBM लॉन्च कर देगा। तो इस तरह जब वर्ल्ड वॉर सिचुएशन आएगी तो क्या पता ये भी काम आने लगे, क्योंकि इंडिया को भी कोई ना कोई एक ग्रुप तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा तब भी। एंड दिस वन इज, ये 3 मिसाइलें और हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, दैट इज त्रिशूल 9 किलोमीटर रेंज, सरफेस टू एयर। अब इस वर्ड को पढ़ते ही आपके माइंड में क्या हुआ? ये एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। एक एयरक्राफ्ट दुश्मन का आ रहा है अब हमारे एरिया में, देन आई विल शूट ए मिसाइल फ्रॉम सरफेस टू एयर, उसको किल करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बट ये सफल नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं रहा, इतना एक्यूरेसी इसका नहीं है। सो इंडिया ने इसराइल से बराक मिसाइल्स लिया। बराक मिसाइल जो है इसराइल से परचेज किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके प्रेसिडेंट थे भारत के, तब हुआ था ये। तब उन्होंने इसके लिए मना भी किया था कि इस मिसाइल को ही रिफाइन किया जाए। हम मिसाइल परचेज करके एक तो डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं कंट्री पर, हो सकता है मिसाइल में कुछ कमी हो तो अब साइंटिस्ट को लगाएं काम पे और फिर उसको बना ठीक करना चाहिए। बट तब तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शायद कारगिल के जस्ट बात की बातें थी, तो उस टाइम इंडिया का सिनेरियो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इतना अच्छा नहीं था। दिस इज नाग, दिस इज ए सरफेस टू सरफेस, अगेन सारी मिसाइलें सरफेस टू सरफेस ही निकलती, बट एंटी टैंक मिसाइल है। दिस इज सरफेस टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल, मतलब आप इसको डेवलप किया गया है दुश्मन के टैंकों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड बैटलफील्ड में तो 4-4 किलोमीटर में आमने सामने लड़ाइयाँ हो रही होती है। 4 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज है, यानी आप सामने खड़े हुए भी मार सकते हैं। 1 किलोमीटर दूरी पर कोई रेत के टीले से आपको दूर दिखाई दे रहा है दुश्मन का टैंक, तो 4 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज होती है। बैटलफील्ड में 4 किलोमीटर ही होती है, सारी लड़ाइयाँ इतनी दूरी पर ही होती है। हाँ, ठीक है। एंड देन फिर आकाश, सरफेस टू एयर मीन्स ये भी एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। ये सक्सेसफुल नहीं है, इसकी एक्यूरेसी नहीं थी। आकाश थी, ठीक है। देखो डिफरेंस देखो, इसको एक अलग पर्पस से बनाया गया है 30 किलोमीटर की रेडियस पर हिट करने के लिए, इसको एक अलग पर्पस से बनाया गया है। ये छोटे एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है। ये बड़े एयरक्राफ्ट जो ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, है ना, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई है। ये डिफरेंस आपको समझना होना चाहिए, ये ठीक है। आगे बाकी बातें कल करें।